तो राम भाई, हम जो आज चर्चा कर रहे हैं उसमें हम चाहते हैं कि जो हमारे देश के सामने सबसे बड़ा संकट है, जो आइडिया ऑफ इंडिया, जिसकी हम बार बार चर्चा करते हैं कि इंक्लूसिव इंडिया, वो लगातार एक प्रकार से खतरे में है। कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया भी हम उसको बोल सकते हैं जी। और एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे बड़ी शपथ हो रही है कि साहब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, हमारे रोल मॉडल हैं, हमारे पितृ पुरुष हैं, प्रातः स्मरणीय हैं, और दूसरी तरफ उसी कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ को जो है कहीं ना कहीं पर जो सर्वोच्च पदों में रहने वाले लोग हैं आज के देश में, वो उन वैल्यूज़ को जो है बिल्कुल डिसरिगार्ड एक प्रकार से कर रहे हैं। ये जो प्रक्रिया है कि एक प्रकार से जो आइडिया ऑफ इंडिया, जिसको मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करके कहूँगा धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत, जी, समाजवादी भी, समाजवादी भारत, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक समाजवादी भारत की कल्पना एक आइडिया ऑफ इंडिया, जी जी, ये हमारे आज़ादी के आंदोलन से उभर के आई। और उसी के साथ साथ यहाँ एक और आइडिया ऑफ इंडिया, दो एक्चुअली और आइडिया ऑफ इंडिया आई थी। एक थी इस्लामिक इंडिया और एक था हिंदू इंडिया। जी। तो एक मुझे सबसे ज़्यादा जो बात समझ में आई वो ये है कि भारत में क्योंकि यहाँ उपनिवेशवाद था, तो यहाँ जो जिसको क्लासिकली कहते हैं पूंजीवादी क्रांति, जी, पूंजीवादी क्रांति से मेरा मतलब ये है कि यहाँ जो सामंती समाज, जमींदारी, राजाशाही और उससे जुड़ा हुआ भारत में जाति व्यवस्था, लिंग की ऊंच नीच, ये तीनों चीज़ें साथ में जी, राजाशाही के समाज में भारत में थी, क्योंकि इसमें किसी भी चीज़ को हम कम करके आंक नहीं सकते। बिल्कुल। जाति व्यवस्था, जी, पुरुष स्त्री के बीच में भेदभाव, पितृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक समाज, और एक जो हायरार्की, जन्मजात ऊंच नीच, ये तीनों चीज़ें साथ में थी। अब क्योंकि यहाँ कॉलोनियलिज्म आया, ब्रिटिश कॉलोनियल आए, तो उसी के साथ एक प्रकार से नए परिवर्तन चालू हुए। औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रीज़, मजदूर वर्ग, आधुनिक शिक्षा, या चाहे अब होना क्या चाहिए था, जैसे ये चीज़ें आती हैं तो पुरानी व्यवस्था खत्म हो जाती है, चरमराती है, टूटती है और इतिहास के समुद्र में उसको डाल दिया जाता है। जी, उसके साथ उसके मूल्य भी खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल। इसमें दो चीज़ें होती हैं सामंती राजाशाही समाज में, एक होता है सामंत और दूसरा होता है धर्मगुरु। जी। अब लोगों को कन्फ्यूजन धर्म और धर्मगुरु के बीच में बहुत होता है, क्योंकि धर्मगुरु धर्म के अंदर का सबसे पावरफुल, शक्तिशाली व्यक्ति दिखता है। तो धर्मगुरु जो है इस व्यवस्था को एक लेजिटिमेसी सही बताता है ईश्वर के नाम पे, और सामंत इस दुनिया में मजदूरों से, किसानों से एक्सप्लॉयटेशन, जो लगान की व्यवस्था को जिंदा रखता है। तो जैसे फ्रांस में हम क्लासिकली देखें तो औद्योगिक समाज आया और पुराने समाज के मूल्यों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। हम बहुत आसानी से बोल देते हैं लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, बहुत आसानी से बोल देते हैं, पर उसके जो गहरा मतलब है, मतलब उसका बहुत गहरा है। ये जो इक्वालिटी जब हम कहते हैं तो पहले कहा जाता था कि ईश्वर की नज़र में ही हम गैर बराबर हैं, एक राजा है, एक प्रजा है, नागरिकता की कंसेप्ट वहाँ नहीं थी। बिल्कुल। अब पुरुष और स्त्री की ऊंच नीच की व्यवस्था थी, तो ये इक्वालिटी में वो आ जाता है, और भारतीय संदर्भ में जातिगत बराबरी भी आ जाती है। जो धर्म में लिखा गया उसके बेस पे चलो तो वो दैट इज इक्वल सोसाइटी, मतलब बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, ऑन द मॉरल वैल्यूज। तो ये भारत में क्या हुआ कि एक तरफ ये नया वर्ग आया, नए मूल्य आए, नए मूल्य भी अपने पूरे शबाब में आए, उसमें कोई समझौता परस्ती नहीं थी। आप ज्योतिराव फुले को देखिए, सावित्रीबाई फुले को देखिए, अंबेडकर को देखिए, भगत सिंह को देखिए, इन्होंने नए मूल्य, समाजवाद, समता समाज के पूरे मूल्य बराबरी से रखे, और उसी के साथ देश को जोड़ने के लिए गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, इनका आंदोलन। तो हुआ क्या, एक तरफ ये राष्ट्रवाद आया जिसको मैं कहूँगा भगत सिंह, अंबेडकर और गांधी का एक मिला जुला सम्मिश्रण इसमें दिखता है, और दूसरी तरफ जो राष्ट्रवाद था, क्या हुआ कि यहाँ के जो राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, उन्हें असुरक्षित तो महसूस हुआ, पर वो ख़त्म नहीं हुए। जी, बिल्कुल, वो चलते रहे, और उनके साथ उनके धर्मगुरु और उनके साथ सामंती विचारधारा नए रूप लेना चालू कर दी। सबसे मज़ेदार बात यह है कि जैसे एक तरफ भारतीय राष्ट्रवाद आता है, भारतीय राष्ट्रवाद कहता है हम एक बनता हुआ राष्ट्र हैं, उसके जवाब में मुस्लिम नवाब मुस्लिम लीग बनाते हैं और कहते हैं हम तो
पिछले 1100 साल से एक मुस्लिम या राष्ट्र है, मुस्लिम नेशन, यस। मुस्लिम नेशन है, और वो अपनी पहचान मोहम्मद बिन कासिम जी जी जी। 7वीं-8वीं शताब्दी से लेते हैं। हिंदू राष्ट्रवाद वाले उसके भी आगे जाते वो हैं। तो- हिंदू राष्ट्रवाद वाले तो छोड़ते थे भैया, सनातन है तो। हम तो सनातन हैं, अनादिकाल से हैं। जी, जी, और वो जी। अनादिकाल में कई बार मुझे डार्विन की याद आती है। अब डार्विन को ले लिया तो हमारा अनादिकाल कहाँ शुरू होगा, सही हमारे पूर्वज क्या होंगे। उसके बाद समाज कितना बदला कि डार्विन की जब हम बात करते हैं तो मैं उसको सीरियसली लेता हूँ जी 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 जी। कि एवोल्यूशन की थ्योरी के बाद Absolutely. एक शिकारी समाज आया, शिकारी समाज, जी। पशुपालक समाज आया, और उसके बाद कृषि समाज आया। हम्म। कृषि समाज के साथ ये सेटल एग्रीकल्चर, राजाशाही, धर्म का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, संस्थाकरण जी। उसके साथ चालू था। तो ये जो यहाँ के अपर कास्ट, राजा नवाब हिंदू, इन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात की, तो ये तीनों कल्पनाएं साथ साथ चली। जी बिल्कुल। अब ये जो मुस्लिम राष्ट्र वाले लोग थे, हिंदू राष्ट्र वाले लोग थे, उनके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, जी, जी, बिल्कुल। पर इतना बताऊंगा कि ये इन लोगों ने वास्तव में ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल की मदद की, जिसके कारण पार्टीशन हुआ, जिसके कारण बाद में बहुत बड़ा दुर्भाग्य जी, साउथ जी। एशिया में हुआ। और ये जो मुस्लिम राष्ट्रवाद, तो यहाँ एक डिफेंसिव जी। राष्ट्रवाद बन गया, क्योंकि क्योंकि- आक्रामक राष्ट्रवाद जी। पाकिस्तान चला गया। हाँ। और हिंदू राष्ट्रवाद है, इसकी आक्रामकता 1980 के बाद से बढ़ती गई। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सोचना चाहिए कि ये आरएसएस बना तो 90 साल से, जी 1980 तक इसको कोई दो कौड़ी से पूछता नहीं था, जी बिल्कुल। और 1980 के बाद इसका महत्व कैसे बढ़ गया। तो इसमें मैं देखूंगा कि थोड़ा इसका अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति का भी महत्व है। राइट विंग एसेंडेंसी है दुनिया भर में चल रही ascendancy। है, कैपिटलिज्म का फॉर्मेशन बहुत तगड़ी है। 1980-1990 में दुनिया में 4-5 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। नंबर 1, सोवियत रूस का पतन। जी जी। नंबर 2, अमेरिका का सुपर पावर के रूप में, लोन सुपर पावर के रूप में ऊपर आना। नंबर 3, यूनाइटेड नेशंस का प्राय समाप्त हो हाँ जाना। बिल्कुल बिल्कुल। नंबर 4, ग्लोबलाइजेशन का प्रो वेस्ट हो जाना। और नंबर 5, धर्म के नाम को राजनीति में इस्तेमाल करना। उसके साथ भाजपा, ये आरएसएस ने जो खेल खेला राम मंदिर का, मंडल के हाँ विरोध जी, हाँ का, उसके साथ इसका राष्ट्रवाद की अपील समाज के कुछ पुरातन तबकों को हुई, और वहाँ से ये राष्ट्रवाद जो आया, आज ये ज़्यादा आक्रामकता दिखा रहा है। लग रहा है कि राष्ट्रवाद का ठेका इन्होंने लेके रखा है, पर वास्तव में ये सामंती मूल्यों को आधुनिक भाषा में रखने वाले लोग हैं, जिनका लेकिन इसका एक तरफ ये भी बात आ रही है कि 80 के बाद जैसे कई चीज़ें हो रही, जब मंडल कमीशन जब आया, जी तो जो मंडल के बाद की जो नरसिम्हा राव सरकार, उसके रिएक्शन में जो कांग्रेस में जो सरकार बनी, तो लोग ये कहते हैं कि मंडल के बाद जो ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी था, क्योंकि एक जो कॉन्नाइवेंस थी बिटवीन पूंजी और धर्म, वो बहुत बहुत ओपन हो गया मंडल कमीशन के बाद से। पूंजीपति ने पैसा लगाया, बाबाओं की भीड़ इस देश के अंदर लगातार बढ़ती चली गई। अभी भी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो मनुवाद है या ब्राह्मणवाद है या जो स्टेटस कोइज्म है इंडिया के अंदर, वो अपने बचाने की अंतिम लड़ाई लड़ रहा है ऑलमोस्ट, क्योंकि उनके कोलैप्स हो रहे हैं स्ट्रक्चर, क्योंकि अब दलित आ रहे हैं, ओबीसी आ रहे हैं, आदिवासी आ रहे हैं, अगर नहीं भी आ रहे हैं तो सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ये उस पूरे स्टेट अपरेटस को जो है एक बार फिर से जो है मतलब घुमा फिरा के जो है अपने कंट्रोल में करने की लड़ाई है, इसीलिए हर समय नए नए इशू खड़े करते जा रहे हैं। नहीं, वैसे मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ। 1991 में जो यहाँ इकोनॉमिक ओपन के नाम पे जी। ग्लोबलाइजेशन का एक नंगा स्वरूप यहाँ आया, उसमें पाश्चात्य देशों का वर्चस्व, जी, जी, मनी ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज बहुत ज़्यादा थी। और अगर आप देखें तो 1980 के दशक में एक और प्रक्रिया हुई। ये जो राम मंदिर मूवमेंट था, जी ये इसके पीछे एक बहुत गहरा मतलब था। वो मतलब ये था कि एक तरफ यहाँ जो जन उभार, जिसको आप कह रहे हैं, दलित ऊपर आ रहे हैं, जी। ओबीसी ऊपर आ रहे हैं, महिलाओं का आंदोलन ऊपर आ रहा है। हाँ। अब इनको दबाना है तो आप आसानी से दबा नहीं सकते, जी। तो इनको दबाने के लिए भावनात्मक मुद्दों का निर्माण करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए 1980 के दशक में अगर आप देखें तो उत्तर भारत में धार्मिकता, जी सुपरफिशियल सतही धार्मिकता, जी जी जगराता, जी जी बिल्कुल, जय माता दी, वैष्णो देवी की यात्रा, बिल्कुल, ये बहुत बहुत बड़ी step up हो गई। और दूसरा, स्टेट ने जानबूझ के किया या इंसिडेंटली हो गया वो मैं नहीं कह सकता, पर रामायण का सीरियल का हाँ जी राष्ट्रीय बिल्कुल प्रसार, बिल्कुल। महाभारत का राष्ट्रीय प्रसार, और तीसरी आपने जो बात कही बहुत कम लोग उसको ख्याल करते हैं, वो यहाँ
यहाँ बाबाओं की एक भीड़ जी जी बिल्कुल सिलसिलेवार प्लान्ड वे में आई है, छाती गई, प्लान्ड वे में आई है, और हर साल नए नए बाबा पैदा भी हो रहे हैं, नए नए बाबा पैदा भी हो रहे हैं, कुछ ढोंग उनका और उनका सामने कमर्शियल इंटरेस्ट भी। अब देखिए, अगर एक बाबा जो है वो बड़ी यूनिवर्सिटी बनाने के कह रहा है, एक बाबा जो अरबों रुपए का प्लान करता है दिल्ली में और वो बड़ा रैली करता है, जी एक बाबा बोल रहा है कि मैं बिजनेस करूंगा पूरा का पूरा, जी, वो मतलब बिजनेस एथिक्स को छोड़ करके सारे काम कर रहे हैं। राइट। पर ये बाबाओं में एक आप देखिए, इन बाबाओं को आप जरा ऊपर से खरोंचिए तो इन बाबाओं में भी आपको हिंदू राष्ट्रवाद गहराई से दिखेगा। जी जी बिल्कुल। उनका डायरेक्ट संबंध आरएसएस से नहीं है, पर अप्रत्यक्ष रूप से वो वही भाषा बोल रहे हैं जो आरएसएस बिल्कुल बोल रहा है। बिल्कुल। और अभी रामदेव ने जब बोला कि भारत माता की जय के बारे में उन्होंने जो बयान दिया, बहुत शर्मनाक बयान जो दिया, ये शर्मनाक है। वो आरएसएस की भाषा है कि ये हम एक प्रकार का संस्कृति को पूरे देश पे लाना चाहते हैं। तो आप जो बात कह रहे थे, सवाल ये हुआ 1947-48 को मैं एक और रूप में भी देखता हूँ, और ये रूप शायद ज़्यादा अकादमिक लोगों ने सामने नहीं रखा, क्योंकि पहले हम सब वो वामपंथ से थे जी, हम ये मानते थे कि ये तो बहुत छोटी बात हुई है, कोई खास बात नहीं हुई है। पर आज मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है 1947-48 में जो हुआ वो एक प्रकार की छोटी सी क्रांति था। क्रांति मैं इसलिए कहता हूँ, एक तरफ पहली बार इस देश में जहाँ की वर्ण व्यवस्था थी, जेंडर सिस्टम था, वहाँ पहली बार एक ऐसा संविधान आया जिसने आज़ादी की बात की, आज़ादी शब्द जो हम सोचा, और दूसरी तरफ नेहरू, जिनको आज बहुत डेमोनाइज करने की कोशिश चालू की है, उन्होंने एक बहुत ईमानदार तरीके से धर्मनिरपेक्षता को लागू किया, समाजवाद का जो भारतीय मतलब हो सकता था, पब्लिक सेक्टर को मजबूत किया, और उसी के साथ मॉडर्न इंडिया, साइंटिफिक टेम्पर, रैशनलिस्ट थिंकिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्न एजुकेशन पे उन्होंने अपने पूरी बात को दांव पे लगा दिया। बिल्कुल। आज मैं कई बार मुझे लगता है कि इसको मैं अंबेडकर नेहरू क्रांति के रूप में देखना चाहूँगा, और उसने रास्ता खोला दलितों के ऊपर आने का, मजदूरों के अधिकार प्राप्त करने का, महिलाओं के ऊपर आने का। अब ये चीज़ें जब 1980 तक ऊपर आती है, जी जी बिल्कुल, तो मैं इसको इसलिए कहता हूँ कि अंबेडकर एक जगह कहते हैं भारत में क्रांति हुई जी। क्या क्रांति थी? वो कहते हैं बुद्ध धर्म का आना भारत में क्रांति थी। तो मैं उसको एक दूसरे अंदाज में कह रहा हूँ कि आज़ादी का होना एक क्रांति था, और उस क्रांति के परिणाम स्वरूप जो यहाँ के निचले वर्ग ऊपर आने लग गए, उसको दबाने के लिए 1980 से ये प्रतिक्रांति शुरू की गई। और ये प्रतिक्रांति आडवाणी की रथ यात्रा और भावनात्मक मुद्दों को सामने रखकर की गई, क्योंकि रैशनल थिंकिंग और इन प्रतिरोध के आंदोलन को दबाना आसान नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। इसको दबाने के लिए ये पूरे अपने इमोटिव भावनात्मक मुद्दों को उठा के, आप देखिए, अगर पाकिस्तान में मुस्लिम लीग हो, अफगानिस्तान में तालिबान हो, जी, इंडिया में आरएसएस की राजनीति हो, ये ज़्यादातर इन्होंने सामाजिक परिवर्तन की कभी नहीं तो वो तो सामाजिक परिवर्तन को रोकने के लिए, और हम तो ये बोलते हैं मेड फॉर ईच अदर है। वो पाकिस्तान में जितना हिंदुओं के खिलाफ चिल्लाएगा, यहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ चिल्लाए, तो इनको उनसे स्ट्रेंथ मिलती है। और ये जनरलाइज करते हैं कि अगर जमायत इस्लामी पाकिस्तान में कुछ गाली गलौज करेगी तो ये सारे मुसलमानों को उसके लिए जिम्मेवार ठहराएंगे भारत के। और अगर भारत में आरएसएस कुछ कर रहा है तो पाकिस्तान के जितने ही इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट हैं वो सारे हिंदुओं को वहाँ के दोषी ठहराएंगे कि तुमको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। उसमें ये ऐसी मान्यता हो जाती है कि पूरे हिंदू एक सरीके, पूरे मुस्लिम एक सरीके हैं। होना ये चाहिए जहाँ भी मानव अधिकारों का हनन होता है, वायलेशन होता है, वहाँ उनको अधिकार मिलना चाहिए, ये हमारी मांग होना चाहिए। जी जी जी। और यहाँ का मुसलमान पाकिस्तान की कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के क्राइम के लिए पनिशमेंट जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल। और ये सांप्रदायिक राजनीति का सबसे बड़ा मामला होता है। या तो इस इतिहास में मुसलमान राजाओं का प्रतिबिंब ऐसा किया जाता है कि उन्होंने अत्याचार किए, तो उसका जवाब आज के मुसलमानों से लिया जाए। जनरलाइजेशन इतनी आसानी से होती है कि जैसे जब हम फ्रीडम मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो आरएसएस के दिमाग में जो फ्रीडम मूवमेंट है वो अंग्रेजों को फ्रीडम वो नहीं बोलता है। अंग्रेजों के साथ वो अभी लैंकी बन के रहना चाहते हैं, लेकिन वो जो मुस्लिम पीरियड है उसको मुस्लिम पीरियड बोलना गलत है। टू प्रेजेंट इज ए मोनोलिथ, जबकि वो जो भी राजा जो आया होगा उस जमाने में माइग्रेशन होती थी, तब एक जिसको भी अच्छी जगह मिली वो वहाँ टिक जाता था। और भारत का भी जिक्र होता है कि भाई बाबर आया, कोई दूसरा आया, वो अलग अलग कंट्रीज से आया, वो एक जगह से नहीं आया। ये एक ब्लॉक नहीं था कि कोई खिलजी वंश का था, कोई स्लेव डायनेस्टी का था, कोई
कोई मुगल डायनेस्टी। जी मुगल के थे। ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो इतिहास को देखने का दृष्टिकोण जी जी ये भी अंग्रेजों ने यहाँ दिया। और सबको मुस्लिम ब्लॉक एंड ब्लॉक करके कि ये मुस्लिम राजा है। मैंने कहा अगर मुस्लिम राजा होता तो फिर आपस में कोई झगड़े होते उनके आपस में। और नहीं, मुस्लिम राजा में भी आप देखिए ना, अकबर का तो प्रधान सेनापति मान सिंह था। जी 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 बाबर को यहाँ बुलाने वाला राणा संगा था। बाबर के साथ भी हिंदू सिपाही थे। वो जो इसको तो राजाओं के टाइम पे ना तो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट था, ना ही एक जुडिशल सिस्टम था जो बाद में हमारे यहाँ बना। किंग कैन डू नो रॉन्ग, ये तो पहली कहानी है। या हिंदुओं में राजाओं को विष्णु का अवतार बोल दिया। और तो उस टाइम के अगर हम कॉन्टेक्स्ट को लेकर के आज को उसके बेस पे लोगों को पनिशमेंट देने लगे और बताने लगे, तो सारे मुसलमानों के पास जमीनें होनी चाहिए थी भारत में। सही। क्योंकि आज तो सत्तर कमीशन की रिपोर्ट भी कह रही है कि मुसलमान जो है सबसे ज्यादा जो यहाँ पर वो लैंडलेस भी है, उसके पास जमीनें नहीं है। तो 400 साल में मुसलमान राजा यहाँ पर थे और सबको अगर वो मुसलमान बनाते तो सारे बनते। भारत की पहली मस्जिद कोई दिल्ली में नहीं बनी, वो बनी केरला में चेरामन जुम्मा जी जी मस्जिद। जी वो बनी थी, वहाँ व्यापारी आते थे, उसके आधार पे वो बनी। और जो आपने बिल्कुल सही कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी एक जगह नोट करते हैं कि भारत के 80% मुसलमान जी यहाँ के दलितों में से आए। जी जी और वो विवेकानंद भी पॉइंट आउट करते हैं कि वर्ण व्यवस्था के अत्याचार से ये मुसलमान बने। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ के जो मुसलमान राजा थे वो अपनी पहचान यहाँ के गरीब दस्तकार मुसलमान किसानों से नहीं लेते थे। उनकी जो ज़्यादा दोस्ती ब्राह्मणों के साथ थी, क्षत्रियों के साथ थी, उनके साथ उनका मेल था, जो उनके दरबारों में भी काम करते थे। अब औरंगजेब रोड का नाम बदला गया, पर औरंगजेब के दरबार में सबसे ज़्यादा राजपूत लोग थे। जी 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 ये जो एक इतिहास का भ्रमीकरण किया गया है और उसके आधार पे ये जो संघ की एक मुख्य विचारधारा देखे, आरएसएस ने ये सब नफरत कैसे फैलाई। उन्होंने मुख्य थ्योरी रखी कि पहले भारत हिंदुओं का था, हाँ हिंदू समाज में कोई समस्या नहीं थी, हम सब लोग बड़े अच्छे से रहते थे। फिर मुसलमान आए, हमारे समाज को दूषित कर दिया, वर्ण व्यवस्था खत्म शुरू कर दी और स्त्रियों पे अत्याचार कर दिया। ये उनसे पूछता हूँ कि मनुस्मृति तो मुसलमानों ने नहीं बनाई। सही बात है, सही बात है। और अगर हम राजाओं की ही चर्चा कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि 2-3 राजशाही पे इंडिया पे जरूर उनके बच्चों को पता होना चाहिए कि किस प्रकार के थे, पेशवाई कैसी थी और त्रावणकोर का स्टेट कैसा। त्रावणकोर और पेशवा के जो 2 राज्य थे जहाँ पर दलितों को जो है, दलित महिलाओं को ब्लाउज तक पहनने की अनुमति नहीं थी। तो भारत के इतिहास में जब हिंदू राजाओं का या ब्राह्मण राजाओं का इतिहास लिखा जाएगा तो ये इतिहास भी तो आना चाहिए कि तुमने तो अपने ही लोगों को, अगर यहाँ सब हिंदू रहते थे और दलित भी हिंदू है, तो छुआछूत का सवाल ही नहीं खड़ा होना चाहिए था और यू शुड हैव डिक्राइड दोज किंगडम्स। लेकिन आज भी पेशवा को ग्लोरीफाई करके फिल्में बनती हैं। और आपने जो पेशवा की बात कही, बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि पेशवाओं के राज में दलित जब सड़क पे जाता था जी जी, तो अपने कमर में झाड़ू जी और गले में उसको एक मटका बांध के चलना पड़ता था। बिल्कुल, ये पेशवाओं के ज़माने में हुआ। तो ऐसे दलित अगर हिंदू धर्म छोड़ के इस्लाम में जाते हैं तो उसमें आश्चर्य क्यों होना चाहिए? नहीं, ऐसे राज्यों की भी बात होनी चाहिए। अगर हम बोल रहे हैं कि हमको पूरा राजशाही को देखना है कि औरंगजेब ने किताब तोड़ाया तो उसने तो पत्थर के टुकड़े तोड़ेंगे, तुमने तो लोगों के हाथ में गले में पट्टा बांध दिया और जानवरों की तरह को व्यवहार करने के लिए मजबूर किया। और ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि इतिहास में जो सबऑल्टर्न है, इसलिए मैं सबऑल्टर्न हिस्ट्री को बहुत महत्व देता हूँ जी कि इतिहास में जो आदिवासी था, दलित था, महिला थी, आम लोग थे, वो कैसे जीते थे। जी जी, वो इतिहास का केंद्र बिंदु नहीं रहे। बिल्कुल। अब ये जो इतिहास है उसका केंद्र बिंदु राजाओं की बहादुरी और रानी की सुंदरता, हाँ, उसके आधार जी पर जी जी इतिहास बिल्कुल बिल्कुल। और राजाओं की बड़प्पन, राजाओं की अच्छा काम किसमें तो एक किसने एक मंदिर बना दिया होगा, किसने एक मस्जिद बना दी होगी, किसी ने थोड़ा सी पानी का एक पंप लगा दिया होगा। जहाँ तक राजशाही का जनता को अधिकार की बात, अधिकार तो नहीं थे, अधिकार इसी सेंस में थे कि भाई आप उसके खिलाफ नहीं बोल सकते। पर आज देखिए, जब हम आज के ज़माने में भी ऐसे राजाओं के ऐश्वर्य की जी जी बहुत तारीफ करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कि उस राजा के पास इतने संपत्ति थी, इतने हीरे थे, इतने जवाहरात थे, वो कहाँ से आए थे? जी जी, किसकी मेहनत से आए? हम तो ये बोलते हैं सब कि अगर राजस्थान के रजवाड़े थे और रजवाड़े वहाँ पर राजपूतनी, आप पूछे कि राजपूत शाही थी, तो इतना राजपूत शाही था तो राजस्थान में सबसे ज्यादा कास्ट सिस्टम आज भी है। आज भी सबसे ज्यादा। अभी भी दलित जो है वो घोड़े पे नहीं चढ़ सकता है। तो अगर राजशाही इतना वो करती तो उसको खत्म कर देना चाहिए। तो ऐसे ही जो अपने अपने रजवाड़े अपने अपने जगह के लिए लड़ रहे थे, तो जो हिंदू राजा थे उनको पूरा बोल रहे कि भारत के लिए लड़ रहे,
अब महाराणा प्रताप जो है वो चित्तौड़गढ़ की लड़ाई लड़ रहे थे, तो अब किताब में दीनानाथ बत्रा कहते हैं कि भारत की लड़ाई लड़ रहे थे। अब इससे बड़ी तो गलत बात हो नहीं सकती। राणा प्रताप के जो सबसे बड़े जनरल थे जी उनका नाम था हकीम खान सूरी, जी और उस लड़ाई में अकबर खुद आए नहीं थे, उनके बदले आए थे राजा मान सिंह। तो कहाँ भारत और कहाँ खुशी, चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की लड़ाई जी 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 बिल्कुल। इतना गलत तरीके से प्रस्तुत करके। पर एक बात है, मानना पड़ेगा इन लोगों की कि 70-90 साल से प्रोपोगेंडा में ये लोग लगे हुए हैं, और वो जो गोबेल्स है, गोबेल्स को सबसे सच्चा कहीं साबित किया है तो इन लोगों ने साबित किया। वो बिल्कुल आपकी बात सही है। वो एक चीज़ जो हमको लगता है कि अब जो पॉलिटिकल जो साइंटिस्ट है या जो सेक्युलर हिस्टोरियंस हैं उनके तरफ से भी एक थोड़ा सी मिस्टेक हुआ है, और उस मिस्टेक को मैं इस सेंस से मानता हूँ कि एक तो वो भी ब्राह्मणिकल नेचर उसका ज़्यादा रहा, और दूसरा रहा कि सबाल्टर्न जो आप बोल रहे हैं, सबाल्टर्न जो हीरोइज्म है, सबाल्टर्न रिवोल्ट जो है उसको जो है हमारे मेन स्ट्रीम हिस्टोरियन ने दबाया है हमेशा। इसलिए क्या हुआ कि जैसे भगत सिंह है या जैसे अंबेडकर है, फूले हैं, ये हमारे मेन स्ट्रीम हिस्ट्री का, भगत सिंह तो फिर भी आए, लेकिन फूले का डिस्कोर्स या पेरियार का डिस्कोर्स या डॉक्टर अंबेडकर को केवल कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर तक सीमित कर दिया। जो उनकी रेवोल्यूशनरी पूरी स्पिरिट थी वो हमारे हिस्टोरियन के हिस्से में कभी उनको लगा नहीं। अभी भी कई लोगों से जब बातचीत होती है तो वो उस लेवल पे भी डॉक्टर अंबेडकर को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि भाई उनका एक इंटेलेक्चुअलिज्म था या कुछ थी। वैसे देखा जाए तो मेरे ख्याल से आज़ादी के आंदोलन में सबसे ऊंचा अगर किसी का कंट्रीब्यूशन था, योगदान था, तो वो डॉक्टर अंबेडकर थे। और डॉक्टर अंबेडकर के साथ और इतना हमने समझना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर के साथ हर एक राज्य में इतने बिखरे हुए बुद्धिजीवी दलितों में से आए थे। जी बिल्कुल। जैसे अछूतानंद थे, जी, ऐसे जी। कुछ नाम आप जो दें, उन्होंने भी बहुत योगदान बहुत दिया। बहुत कंट्रीब्यूशन। और उनका जो रजिस्टर हमारे इतिहास में कहीं दिखता नहीं है। तो ये भी एक ज़रूरी है कि ये जो सामाजिक परिवर्तन की दिशा थी, उस परिवर्तन की दिशा में अंबेडकर तो काफ़ी ऊंचे थे। वो तो इतिहास में एक बहुत ऊंचा उनका दर्जा है। पर हर एक राज्य में जो बहुत इतने बड़े बुद्धिजीवी थी, बुद्धिजीवी और कार्यकर्ता थे, मतलब वो लाइब्रेरी वाले बुद्धिजीवी नहीं थे, जो अपने समाज से जुड़े हुए, समाज के अधिकारों के लिए लड़ाई रहे थे, उनकी भी एक बहुत बड़ी जगह है। और मुझे इसमें एक बात बहुत ये लगती है, सबसे बात में केंद्रीय बात ये आ जाता हूँ कि भारत में जो क्रांति अधूरी रही, औद्योगिक क्रांति अधूरी रही, ये मेरा ये समझ का एक मुख्य बात कि अधूरी रही। मतलब यहाँ पेशवाई जैसे एलिमेंट्स को, जमींदारी एलिमेंट्स को, धर्मगुरुओं की सत्ता को बनाए रखने दिया गया, और उसी सत्ता में से ये आज जो अलग प्रकार का राष्ट्रवाद हम देख रहे हैं। और वैसे एक रावत ये मैं बताऊँगा कि साउथ एशिया में ये मुद्दा हर एक देश में अलग अलग प्रकार से है। बिल्कुल है। और उसके बाद उसके पीछे भी यही कारण है कि यहाँ की जमींदारी सिस्टम ये को फ्यूडल उन्मूलित सिस्टम नहीं किया बिल्कुल। गया, और यहाँ के जो धर्मगुरु हैं उनकी सत्ता को समाप्त नहीं किया गया। और धर्मगुरु इतने चालाक कि आज तो वो एक नए प्रकार का, जैसे आपने कहा, व्यापारीकरण कर रहे हैं। बाबा पाठ भी पढ़ा रहा है और उसके साथ में माल भी बेच रहा है। माल भी बेच, अपने भक्तों को बोला ये माला लो, ये किताब लो, और वो करोड़ों रुपए का है। अब अभी उसके बहुत पार हो गया है। जी जी जी। अब आपको लाखों करोड़ों में गिनना अब हम लोग तो पड़ेगा। लाख में नहीं पहुंचे ना, तो हमको तो करोड़ बहुत लगता है। लाखों के करोड़ों में अभी तो उनकी, यानी सबसे बड़ा उद्योगपतियों में वो भी गिनने जाने वाले हैं। देश के सौधनी सबसे बिल्कुल बिल्कुल। उद्योगपति, टैक्स फ्री काम चल रहा है सारा का सारा। टैक्स फ्री, और वो उनकी क्वालिटी में भी बहुत डाउट है। जी जी क्वालिटी बिल्कुल। में भी बहुत डाउट है, और वो उसी के नाम पे कुछ भी बेच रहे हैं। तो जैसा आपने कहा कि हमने फ्यूडल सिस्टम को खत्म नहीं किया, एक्चुअल में 567 जो भी रियासतें थी, जी जी जी। जिसका बड़ा हम बोस्ट करते हैं कि वो मर्ज की गई इंडिया में, लेकिन हकीकत देखे तो उनके साथ हमने कंडीशंस पे बहुत तो किया ना। उन राजाओं को प्रीवी पर्सेज भी थे, उन राजाओं को उनकी कोई लैंड एबोलिशन नहीं भी उनकी, नहीं तो ये जितने भैया और जितने बड़े बड़े सिंह और हैं आज की डेट पे भी अरबों रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। सही बात। और देयर वाज नो लैंड रिफॉर्म, नो लैंड वाज टेकन फ्रॉम ऑल दीज प्रिंसली स्टेट्स। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और लैंड रिफॉर्म तो भारत में मेरे ख्याल से 2-3 जगहों पे थोड़ा बिल्कुल थोड़ा हुआ। उसमें दुर्भाग्यवश एक राज्य है जिसमें लैंड रिफॉर्म हुआ, वो हमको दिखता भी नहीं है, क्योंकि वो दूसरी इश्यूज में पड़ गया। जी जी पड़ गया, वो है कश्मीर। जी जी कश्मीर में शेख अब्दुल्ला ने जी लैंड रिफॉर्म लाया, बिल्कुल। और उनका विरोध करने का एक बहुत बड़ा कारण था कि वहाँ के जो जमींदार लोग थे उन्होंने विरोध किया। दूसरा लैंड रिफॉर्म जो अच्छे से आया, उस सरकार को भी गिरा दिया गया, वो था केरल में। जी जी जी। पर केरल में लैंड रिफॉर्म का इतना परिणाम हुआ कि आज अगर आप सोशल रिफॉर्म के स्केल पे देखें तो केरल सबसे आगे जाता है। कई बार मैंने सोचा कि केरल ही आगे क्यों आता है,
तो आगे पता चलता है कि वहाँ लैंड रिफॉर्म की प्रक्रिया को गहराई से ले गए और इसीलिए उनकी सरकार को गिराया गया। जी। ये भी हमारे देश का पहली डिसमिसल थी। पहली डिसमिसल, और फिर वो थोड़ा बंगाल में लाने की कोशिश की गई। तो ये एक हमारे समाज का सबसे बड़ा नासूर है। एक इम्पोर्टेंट पार्ट आपके इसमें आया कश्मीर में शेख अब्दुल्ला ने लैंड रिफॉर्म की, और जब कश्मीर का पूरा इशू जब उभरता है, जो आज राष्ट्रवाद जो है भारत के अंदर कश्मीर के नाम से इंजेक्ट किया जा रहा है, यानी कि कश्मीर की एक स्पेशल स्टेटस थी, स्पेशल स्टेटस के तहत तो मिले इंडिया के अंदर, तो कंडीशंस थे और उनकी एलिनेशन थी। उस एलिनेशन को कैसे दूर किया जाए, उसको दूर करने के बजाय एक सिंबोलिज्म में हम उनको दिल्ली से अपना भारत माता का जो है राष्ट्रवाद इम्पोज करना चाहते हैं, रादर देन लिसनिंग टू पीपल कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या थी। एक ये भी बात लोग बार बार कहते हैं कि साहब हमने तो सब्सिडी दे दे के कश्मीर को जो है वो किया हुआ है, तो हम लोगों को बोलते हैं कि भाई जब सब्सिडी दे के भी अगर आपके कब्जे में नहीं आ रहे हैं क्यों रख रहे तो फिर आपके मतलब आपको सोचना पड़ेगा पूरी चीज़ों को लेकर कि आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं फेल हुआ। देखिए, ये कश्मीर का इतिहास बहुत कम लोग जानते हैं कि जब पाकिस्तान ने कश्मीर पे आक्रमण किया जी कबायलियों के भेष में, जी जी कश्मीर उस समय इंडिपेंडेंट राज्य था, बिल्कुल एब्सोल्युटली इंडिया में नहीं था वो। जी जी और ये तो शेख अब्दुल्ला थे वहाँ के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जी जी प्रेसिडेंट। बिल्कुल। अगर ये मुस्लिम का सवाल होता तो शेख पाकिस्तान चले जाते, बिल्कुल। पाकिस्तान चले जाते। पर शेख अब्दुल्ला का मुख्य पॉइंट क्या था भारत के साथ में आने का? जी। उनका मानना था कि पाकिस्तान ये फ्यूडलिज्म स्ट्रॉन्ग है और इंडिया में नेहरू और गांधी जैसे धर्मनिरपेक्षता के दो बहुत बड़े दीपक हैं, ये उनके लिए सबसे बड़ी बात थी। और शेख अब्दुल्ला का भ्रम निराश क्यों हुआ? जब यहाँ गांधी की हत्या की गई और फिर वो जो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहाँ पर जब वो दबाव लाने लग गए आर्टिकल 370 के खिलाफ। जी। आर्टिकल 370 कोई बहुत बड़ी बात बहुत नहीं थी। कुछ भी नहीं होता उसमें यही था कि कश्मीर को ऑटोनॉमी रहेगी, डिफेंस, कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल अफेयर्स और करेंसी ये दिल्ली देखेगा, बाकी सबके लिए कश्मीर की असेंबली जिम्मेदार होगी। जी जी इसमें कोई बहुत बड़ी बात और नहीं कुछ था नहीं वहाँ पर। और नेहरू की शुरू में मान्यता तो ये थी कि क्या अगर हम वैसे होना कश्मीर चाहिए। को अच्छा से रखेंगे तो हम कश्मीर के लोगों का दिल जीत जीत लेंगे। के और आ बिल्कुल जाएगा। पर ये नेहरू की यहाँ भी नहीं चली और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बाकी कलीग्स के प्रेशर के कारण उन्होंने जो नीति की और शेख अब्दुल्ला को जेल में डाल जी, दिया 17 साल के लिए। बिल्कुल। वहीं से कश्मीर के लोगों का अलगाववाद, एलिनेशन की प्रोसेस चालू होती है। जी बिल्कुल। और फिर कश्मीर क्योंकि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। इसकी बाउंड्री अफगानिस्तान, रशिया, चाइना, पाकिस्तान इतने देशों से मिली हुई है, इसलिए पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका पाकिस्तान के बिल्कुल, माध्यम से बिल्कुल। अमेरिका अपना वर्चस्व बनाए और रखना चाहता था। बिल्कुल आपकी सही बात है, लेकिन मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि कश्मीर के हिस्ट्री को जब हम पूरी तरह से लोगों को बोलते हैं कि कम्युनल हो गए वो लोग, तो कश्मीर का जो जब वो राजशाही के अंतर्गत था, हिंदू राजशाही के अंतर्गत था, तब वो किस तरह से व्यवहार उसने किया है वहाँ के लोकल लोगों के साथ में, वो लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये अभी क्या हो रहा है कि हिस्ट्री से डिस्कनेक्ट करके हम हर चीज़ को ब्लेम कर रहे हैं, और तब जो करंट सिचुएशन है उसको बोल रहे हैं कि ये लोग हमको नहीं मान रहे हैं। देखिए, कश्मीर में जो पहले हरि सिंह का उनके फादर प्रजा परिषद थी जी जो आरएसएस के विचारों से मेल खाती थी। प्रजा परिषद ने राजा हरि सिंह को, क्योंकि भारत एक सेकुलर देश बन रहा है, वो तो नहीं मिलना और था। अब तो हिंदू राष्ट्र है। जी 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 और यही हरि सिंह ने एक बार वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट लाया, जिसके चलते उन्होंने पाकिस्तान को भी अधिकार दिया कि आप अपना डाक व्यवस्था और अपने झंडे फहराओ यहाँ। तो पाकिस्तान कश्मीर में इंडिया के पहले कश्मीर के पोस्ट ऑफिसेस में पाकिस्तान के झंडे फहराए गए थे, वो हरि सिंह के पाकिस्तान के स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के कारण। तो ये बात है कि हरि सिंह को कोई हिंदू होने के कारण भारत में आने का कोई लालच नहीं था। ना बिल्कुल, भारत वो तो में आने का पटेल ने ज़्यादा- साइन करवाए उनसे। भारत में आने का जो ज्यादा कारण था वो था शेख अब्दुल्ला। जी जी वो हरि सिंह नहीं था। और वहाँ की सारी जो पार्टियां थी, जे के अलग तक उस वक्त एक बड़ी सेक्युलर पार्टी थी, और बड़े बड़े सेक्युलर हिंदू लीडर वहाँ पर आए हैं, कांग्रेस मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस के और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के उस दौरान। ये तो समय का दुर्भाग्य है कि उस कश्मीर के मुद्दे को हिंदू मुसलमान इशू बना दिया गया। ये तो शेख अब्दुल्ला का जो विजन था, वो विजन आपको पता होगा, श्रीनगर में लाल चौक है। ये लाल चौक नाम कहाँ से आया? हरी घाटी में लाल चौक नाम कहाँ से आया? ये मैं कई बार सोचता था। तो बाद में चला शेख अब्दुल्ला ने ये जो नाम दिया, वो रशिया के क्रांति से प्रभावित होकर उन्होंने लाल चौक नाम दिया। ये बात बड़ी बिल्कुल देखिए वही शेख अब्दुल्ला है जो रशियन क्रांति से प्रभावित होकर कश्मीर के मुख्य चौक का नाम लाल चौक रखता है, और वही अपनी पूरी चीज़ों को दांव पे लगा के कश्मीर में लैंड रिफॉर्म लाता है। जी। आज अगर कश्मीर में लैंड रिफॉर्म नहीं होते तो मेरा विश्वास कीजिए
कश्मीर के लोगों का हाल आज से बहुत बुरा हो गया होता। हाँ, वो फ्यूडलिज्म बहुत फ्यूडलिज्म के कारण आज लैंड रिफॉर्म के कारण हर एक कश्मीरी कम से कम अपने छोटे से खेत में साल भर के लिए चावल उगा लेता है, कपड़े बना लेता है, अपनी जीविका कर लेता है। तो कश्मीर के अब ये जो एलिनेशन के कारण से ये हुआ है कि जो पाकिस्तान सेंट्रिक जो इस्लामिक आतंकवादी हैं, वो उसको पूरा इश्यू को इस्लामिक वर्सेस नॉन इस्लामिक बना के उन्होंने रख दिया है। बिल्कुल सही। और ये सबसे बड़ी त्रासदी है। यही त्रासदी एलिनेशन का सबसे बड़ा त्रासदी था कि जो एक सेक्युलर मूवमेंट थी, अपने लोग जिसमें साथ रहने का, वो लोगों ने पूरे के पूरे उसमें न केवल इस्लामिक बल्कि जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन हैं जम्मू रीजन के, उन्होंने भी इसमें कोई कमती नहीं की, और वो भी उसी प्रकार से राष्ट्रवाद के आड़ में जो है एक भावनाएं भड़काने में कामयाब हुए। और उसके कारण से जो अभी भी कश्मीरी जो नॉर्मल कश्मीरी है वो तो आतंकवादी नहीं है। इनफैक्ट कल भागवत साहब से मैं बात कर तो बोले जितने ज़्यादातर मिलिटेंट्स वहाँ आते हैं सब वो नॉन कश्मीरी हैं, मोस्टली जो है वो गल्फ से, मिडल ईस्ट से या अफगानिस्तान से, सूडान से, ऐसे ऐसे जगह से लोग आते हैं। यहाँ मैं एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट जोड़ दूँ, आपने भागवत साहब की बात कही तो, कि ये जो कश्मीर में शुरू में एलिनेशन हुआ, ये एलिनेशन का थोड़ा बहुत पाकिस्तान ने समर्थन किया होगा काफ़ी मजबूत रूप से, पर जो रियल में आतंकवाद बढ़ा वो 1980 के दशक में। और ये 1980 के दशक वाला कैसे हुआ, ये आप जानते हैं कि अलकायदा जो अफगानिस्तान में था, अलकायदा के एलिमेंट जब कश्मीर में आए वहाँ से ये आतंकवाद बढ़ा। तो भागवत साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि आज जो कश्मीर में ज़्यादा मिलिटेंट है वो कश्मीरी में से है ही नहीं, वो कोई इधर का है, वो उधर का है। और पाकिस्तान में जैसे यहाँ पर आप हमारे यहाँ पर आप बोल रहे हैं ना कि रोज रोज नए नए जगरते हो रहे हैं। हमारे कई मित्र हैं जो बोलते हैं पाकिस्तान में जो है कश्मीर के नाम पे हर समय चंदा इकट्ठा करने के लिए, जिसको भी जहाँ करना वो एक दुकान खोल देगा और कश्मीर में हमारे भाई बहन मर रहे हैं ये बोलते हुए चिल्लाएगा। हम बोलते कि तुम्हारे यहाँ भी तो कश्मीर है भाई, वो कश्मीर को तो क्या हालत तुमने की हुई, को पता है उसमें कोई इलेक्शंस होते हैं, कभी कुछ हुआ, कोई है, वो नॉन कश्मीरी वहाँ पर ज़्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं पर स्ट्रेटेजिक तौर पे भारतीय जो सरकारें रही हैं उनकी भी थोड़ा कमजोरी रही कि उस मामले में वो ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं बोल पाए। इसमें दोनों तरफ से इक्वल प्रॉब्लम यानी कश्मीर को पाकिस्तान ने भी रियल एस्टेट के रूप में देखा, जी, और इंडिया ने भी रियल एस्टेट के रूप में देखा, और अमेरिका ने इसको स्ट्रैटेजिक रूप में देखा। और अमेरिका ने इसलिए पाकिस्तान को एनकरेज किया कि इस पे अपने को कैसे भी कब्जा, वो इनडायरेक्ट बातें होती है। बिल्कुल नहीं तो कोई जैसे इंडिया के ये कह रहे हैं कि हमने इतने फंड दिए, तो भाई आप क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे आपकी स्ट्रैटेजी है। उधर रशिया का बॉर्डर है, उधर चाइना का बॉर्डर है, उधर पाकिस्तान का बॉर्डर है। जैसे ये बोलते हैं कि साहब वो हमारे राष्ट्रवाद में नहीं है, तो हमको देखना पड़ेगा एलिनेशन क्यों है, एलिनेशन क्यों है, एलिनेशन खत्म करने की कोशिश करनी पड़ेगी अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे साथ रहे। लेकिन ये बोल रहे कि तुमको पसंद है तुम जाओ पाकिस्तान चले जाओ। तो ये दो लाइंस का सवाल है कि एक तो लाइन जो नेहरू की थी कि हमने कश्मीर के लोगों का दिल जीता, बिल्कुल, और दूसरी ये लाइन जो अभी चल रही है कि इनको यहाँ भारत माता की जय बोलना ही पड़ेगा, और नहीं बोलते तो जाओ पाकिस्तान नहीं जाए। अभी जैसे ये जो यूनिवर्सिटी में कश्मीर में हो रहा है, उसके पीछे भी यही है कि वहाँ के जो स्थानीय लोगों के बीच में बहुत एक प्रकार से दुख, पीड़ा और ये है, उसके कारण ये होता है। अब उसलिए फिर आप क्रिकेट में किसके लिए खुशी मनाते हो? मैं तो लोगों को बोल रहा हूँ कि ये कॉर्पोरेट गेम है। ये कॉर्पोरेट गेम में एक पार्टी जो है पाकिस्तान को स्पॉन्सर करती है, दूसरा इंडिया को करता है। मतलब पाकिस्तान में जो पेप्सी है वो पाकिस्तान की देशभक्ति का प्रायोजक है, और भारत में पेप्सी भारत की देशभक्ति का प्रायोजक। सट्टा बाजार में सट्टा खेलो, तुम अरबपति बन गए हो देश के सेंटीमेंट को बेच करके। ये लोगों को समझना पड़ेगा कि पूंजीवादी जो एलिमेंट है वो पैसे कमाने के लिए काम कर रहा है, वो दोनों तरह इतना ज़्यादा इंटेंस एटमॉस्फेयर कर देगा ये, ताकि जो है लोग एक दूसरे को मारने के लिए बिल्कुल उतावले हो जाए, और ये इनका जो है माल खूब बिके। मतलब भावनाओं को भी बेचने का एक सही बात है। और वो क्रिकेट तो एक राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गया है, तो इसलिए क्रिकेट के आधार पे वो जो यूनिवर्सिटी में हुआ कश्मीर में, उसमें भी यही है कि स्थानीय लोगों की जो निराशा, एलिनेशन बहुत पीक पे चला गया है। और वो दूसरा ये जो है पीडीपी बीजेपी का अलायंस, ये भी एक बहुत अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस है। अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस बिल्कुल है। और उसमें जो बीजेपी के और पीडीपी के मूल्य नहीं खाते। एक बात आप ख्याल रखिए, यही बीजेपी ने कन्हैया कुमार को वो जो मीटिंग हुई थी, जिसने भी उसने नारे लगाए एंटी इंडिया वाले, उन लोगों को नहीं पकड़ा। जो सीडी थी वो डॉक्टरेट सीडी थी, उसके नाम पे कुछ स्टूडेंट्स को पकड़ा गया। और जब ये कश्मीर के इस आधार पे राष्ट्रवाद की बात करते हैं, अफजल गुरु की बात करते हैं, उसी समय अफजल गुरु को हीरो मानने वाले पीडीपी के साथ अलायंस करते हैं।
बिल्कुल। इससे बड़ा अवसरवाद आपको कोई नहीं दिख सकता। जी जी कि एक तरफ आप अफजल गुरु को जो हीरो मानता है, जो मानता है कि जस्टिस अफजल गुरु को नहीं मिला, वो पीडीपी के साथ आप हाथ मिलाते हो, और दूसरी तरफ कुछ लोगों ने उस मीटिंग में नारे लगाए, उसके आधार पे आप कन्हैया मैं कुमार जैसे इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये है कि जो ये पूरा राष्ट्रवाद का इतना झमेला ऐसा हो गया, जैसे ब्लास्फेमी लॉ पाकिस्तान के अंदर, ईस्ट निंदा कानून, मैंने इसको सुना था, मैंने इसको सुना कि इसने भारत माता की जय नहीं बोली, मैंने इसको सुना कि इसने प्रॉफिट के खिलाफ कुछ बोला, और किसी के सुनने पे हम लोग उसको सजाए मौत देने को तैयार। बिल्कुल सही। मतलब कोई चीज का एक ब्रॉड होता है, कनेक्शन होता है कि भाई अगर कोई एंटी नेशनल का मतलब होता है कि उसका पूरा हिस्सा होगा, अगर कोई राष्ट्र विरोधी काम कर रहा होगा तो उसके पीछे उसकी पूरी बैकग्राउंड होगी। ये एक दिन में एक जुमलेबाजी से और सारी चीजों को जुमले में कन्वर्ट कर दिया। और देखिए इसमें ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही आपने, क्योंकि भारत माता इसके भी बनने के दो तरीके हैं। जी जी। एक तो नेहरू की भारत माता है, जी जी, जो डिस्कवर ऑफ बिल्कुल, इंडिया बहुत बढ़िया उन्होंने लिखा था, श्याम की भाई भारत माता यानी कि देश के लोग, देश के लोग, किसान, मजदूर। और ये जो भारत माता है, सुंदर साड़ी पहनी हुई, सुंदर ज्वेलरी पहनी हुई, दुर्गा के अवतार के रूप में, ये भारत माता के हाथ में भगवा झंडा है। जी जी। और ये एक लादने की कोशिश है, ये उस समय लादने की कोशिश है लोगों पे जब रियल भारत माता, रियल भारत के लोग, सोनी सोरी भी तो भारत माता, वो भी भारत माता, आदिवासी दलित महिला है जो पिट रही है रोज रोज, भारत माता नहीं है क्या? ये भारत माता का स्वरूप देखना है तो दलित महिला के रूप में होना चाहिए, आदिवासी महिला के रूप में होना चाहिए। नहीं, जो सबसे बड़े नारे थे आजादी के आंदोलन के दौरान, जय हिंद, विक्ट्री टू इंडिया, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, ये दो बड़े नारे थे। तो उसमें क्या इन नारों में कोई गड़बड़ है कि जो एक तीसरा हमको जबरन उठाना है और नारे और गले के अंदर डलवाना है? और नारे लगाने से कोई नागरिकता हाँ, नहीं होती है। मतलब कि इवन पहले वो धर्म में था ना, वो राम नाम की माला जप, हाँ जी, आप 108 बार जपोगे तो आपका बेड़ा पार हो ऐसे ही हो जाएगा। अभी वो मेरे ख्याल से मल्ल्या जो है, विजय माल्या, वो रोज विजय माल्या रोज मेरे ख्याल से वो भारत माता की जय 10 बार ट्वीट करेगा, उसके गुनाह माफ हो जाएंगे। जी, ये एक मतलब बहुत ही बदमाश तरीका है चीज़ों को रखने का, और उसका बड़ा दुरुपयोग किया जाए। और मुख्य रूप से जो आज जो बात आपने की होगी कि जगह जगह आज अम्बेडकर का जो हाल हो रहा है वो बड़ा बुरा हाल है। बुरा हाल इसलिए कह रहा हूँ कि एक तरफ तो उनके मूल्य जगह जगह पहुँचाने की कोशिश मजदूरों के आंदोलन के माध्यम से और दूसरों के माध्यम, दूसरी तरफ ये दक्षिणपंथी पार्टियाँ उनको अपने एक आइकॉन के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही हैं। मुझे लगता है ये उनकी कोशिश सफल नहीं होगी, क्योंकि जैसे भगत सिंह और अम्बेडकर, ये दो मेरे ख्याल से भारतीय आज़ादी के आंदोलन के दौरान दो इतने महान व्यक्ति थे जिन्होंने मजदूर समस्या एक तरफ, जाति समस्या दूसरी तरफ, दोनों को मिलाने की कोशिश की। बिल्कुल। और आज ये कन्हैया कुमार, रोहित वेमुला के माध्यम से ये बात सामने आ रही है और लोग समझ रहे हैं कि ये आइडेंटिटी, ये दोनों आइडियोलॉजी को साथ आना पड़ेगा, और ये उसमें एक महत्वपूर्ण सेक्युलर, सोशलिस्ट, इंक्लूसिव इंडिया। करेक्ट। और ये आने के साथ तो अम्बेडकर के विचारों को आगे ले जाने के लिए और भगत सिंह के क्रांति को सामने रखने के लिए इनको मिलाना मेरे ख्याल से, लेकिन वो जो संघ का जो एक पूरा, उनको पता है कि दीनदयाल उपाध्याय के नाम से कोई नहीं आने वाला, हेडगेवार की आइडियोलॉजी को कोई मानने वाला नहीं है, तो एक नेहरू का जो जिन्न है ना, भूत उनको डरा रहा है। नेहरू के वो उस चीज़ को समझ रहे हैं कि ये कांग्रेस ने इतने साल राज किया, तो लेटर स्टेज में जैसे इंदिरा गांधी के रेजिम में या राजीव के कार्यकाल में कांग्रेस से बहुत गलतियां हुई, कांग्रेस चाटुकारों की पार्टी बनी। अब उस जो एक नेगेटिविटी जो उन्होंने क्रिएट की, उसमें आपको दिखाई देता है कि देखिए, मोदी जी कभी इंदिरा गांधी के लिए कुछ नहीं बोलते, मोदी जी ने कभी संजय गांधी के लिए कुछ नहीं बोला, जिसने पूरी इमरजेंसी के दौरान इसकी लफंगी ब्रिगेड थी, जो लोगों को, जैसे इनका लिंच मॉब आज है टीवी चैनलों पर, वैसे ही संजय गांधी का भी एक लिंच मॉब था, टर्कमैन गेट जिम्मेदार। उसने जो है जिस तरह से उसने लफंगी की और लोगों को मार पीट करके अपने ओपोनेंट्स को, उनके खिलाफ ये लोग कुछ नहीं बोलते। तो टारगेट केवल नेहरू है। अब नेहरू को और उनके कॉन्टेम्परेरीज में मतभेद रहे होंगे। अम्बेडकर कॉन्टेम्परेरी थे, इनफैक्ट उनकी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर थे। मैं बार बार ये सवाल आता है, तो मैंने एक चीज बोल रहा है कि हमारी फ्रीडम मूवमेंट का जितना हिस्ट्री है, जितना उसकी कॉन्टेम्परेरी लीडर्स हैं, अगर उनमें मतभेद भी रहे होंगे और उनमें ईगो भी रहे होंगी, डेफिनेटली होता है अपने अपने कॉन्टेम्परेरी लोगों में, तो सबसे क्लोज आएंगे किसी तरीके से वो नेहरू, अम्बेडकर, भगत सिंह। मैं सहमत हूँ, आपसे पूरा सहमत हूँ। अब नेहरू अम्बेडकर का देखिए, दोनों लोगों ने मिल के काम किया जी, मिनिस्ट्री में तो किया जी, हिंदू कोड मिल में किया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में किया जी, क्योंकि दोनों में जो मुख्य विचार थे समाजवाद के बारे में,
सेक्युलरिज्म, परिवर्तन के बारे में, सेक्युलरिज्म के बारे में, नेशनलिज्म, इंडियन नेशनलिज्म, जी जी, साइंटिफिक टेम्पर, बिल्कुल इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं है। आज एक और भी बात बहुत चलती है, वो मेरे ख्याल से उसके पीछे भी कोई दक्षिणपंथी लोग होंगे, वो अंबेडकर और गांधी में मतभेद बताने की कोशिश करते हैं। अब मैं मानता हूँ कि उनमें मतभेद थे, पर उनमें समानताएं कितनी थी आप जरा देखो। मैं कई बार गिनता हूँ तो दोनों सेक्युलर थे, दोनों इंडियन नेशनलिज्म को मानते थे, दोनों लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को मानते थे। और भले ही गांधी उतने रेडिकल नहीं रहे होंगे जितने अम्बेडकर थे, पर गांधी ने भी छुआछूत के खिलाफ और वो कम से कम एक चीज ये भी मान सकते हैं हम कि कोई भी लीडर्स जिनको ये कोऑप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लीडर को, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, हम डिफरेंसेस हो सकते हैं, हम भगत सिंह हो या इवन राजा महेंद्र प्रताप, राइट, और सरदार पटेल, अगर उनके ओवरऑल पूरी वो देखें तो दे वर ऑल फॉर इंक्लूसिव इंडिया। वो पर्सनली कोई एथिस्ट था, कोई नहीं था। अब जैसे नेहरू या अंबेडकर या भगत सिंह वो टोटली रैशनलिस्ट थे। गांधी विश्वास मानते थे, पटेल भी मानते रहे होंगे। तो उन लोगों ने जो है, अब सुभाष चंद्र बोस की आईएनए देखिए, टोटली सेक्युलर फोर्स था, मतलब अपना कमांडर उनका जो है मुस्लिम है, मेन कर्नल शाहनवाज खान हुसैन। हाँ, तो अब उस लेगेसी को जो है, अब उसमें भी अगर आप देखें कि सबको नेहरू के खिलाफ भड़का देना, वो पेपर लीकेज करा के वो करके, तो सुभाष और नेहरू ज्यादा क्लोज थे बने पे सुभाष और सरदार पटेल से। नेहरू, सुभाष पटेल तो नेहरू को अपना सीनियर मानते थे, जी, बड़ा भाई मानते थे। जी। उनका मतभेद यही था कि समाजवाद पे कोई डिफरेंस नहीं था, जी। डेमोक्रेसी पे डिफरेंस नहीं था। उनका डिफरेंस यही था, नेहरू जानते थे कि हिटलर के साथ अलायंस करना ये खतरनाक है, और सुभाष चंद्र थोड़े से जल्दबाजी में थे कि भाई दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त है, हम उसको दोस्ती करके अपने रास्ते पे आ जाएंगे। उसके अलावा उनमें और कोई मतभेद नहीं था। अभी आपने ये जो कही बात बाकी लोगों के बारे में, एक याद रखिए कि आरएसएस पे बंदी अगर किसी ने लगाई तो सरदार पटेल थे। सरदार पटेल उस सेंस में ये भले कितना प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें, पर नेहरू, गांधी के जो अनुयायी थे उनमें नेहरू के बाद तो पटेल का ही नंबर आता है। और वो दोनों गांधी के नेतृत्व में ही काम करते थे, और दोनों की जो पार्टनरशिप थी, जो सहयोग था, वो बहुत गहरा था। और गांधी ने अंत में जो उनकी जिस दिन मृत्यु हुई, उस दिन उन्होंने दोनों को ही संदेश दिया था कि आप लोगों को, आप दोनों को मिलकर काम करना है। क्यों किया था? उनको पता था कि मेरे अगर सबसे कोई अच्छे अनुयायी हैं तो एक नेहरू और दूसरा पटेल है। अब नेहरू को भी उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर बनाया, उसके पीछे एक सरल कारण क्या था, दो कारण थे। एक तो नेहरू की जो पॉपुलरिटी बहुत ज्यादा थी, बिग मास लीडर, और नंबर दो, गांधी ये जानते थे कि अगर दुनिया की राजनीति तो वो नेहरू है, क्योंकि नेहरू का जो एक्सपोजर था दुनिया में, जो उनका अप्रोच था, वो एक गांधी उस बात में फर्क था ना। सरदार पटेल काफी ओल्ड हो चुके थे। सही, तीसरा ये भी बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़ी बात है। और वो पता भी चला ना, मैंने आज़ादी के बाद 2 साल में डेथ हो गई थी, जबकि नेहरू 15-16 साल में उन्होंने आधुनिक भारत एस्टैब्लिश किया, नींव तो रख दी। पर वो नींव इतनी महत्वपूर्ण है, लोग आज इनको बहुत गालियाँ देते हैं, नेहरू ने देश की बर्बादी कर दी। जी। पर मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, अगर आज देश बड़े इकोनॉमिक और बड़े पावर्स में आता है तो केवल नेहरू के। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रैशनल थॉट, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस नेहरू ने खड़े किए, उन्हीं के कारण वही तो आज एलिट इंस्टीट्यूशन है, आपके आईआईटी से लेकर के और आईआईएम्स और जो इतनी चीजें हैं, सीएसआर, एरोस्पेस लीजिए, एटॉमिक एनर्जी लीजिए, एक भाग नहीं है जहाँ नेहरू का योगदान नहीं है। बिल्कुल। उनका जो विजन था, वो विजन टाइम से 50 साल आगे था। बिल्कुल। और नेहरू, इंडिया और पाकिस्तान में यही फर्क है कि इंडिया के पास नेहरू था। बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं, सारे देशों के बगल में, अगर मैं लोगों को बोलता हूँ कि साउथ एशिया में कहीं चले जाएं, आप श्रीलंका जाएं, आप म्यांमार जाएं, नेपाल जाएं, कहीं पर डेमोक्रेसी अभी भी फ्रेजाइल है। और हम आज भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि इतने बुरे दौर में भी हम सोचते हैं कि डेमोक्रेसी हमको लास्ट होप है कि कहीं ना कहीं, तो उसके लिए नेहरू के कंट्रीब्यूशन को तो हम अंडरमाइन नहीं कर सकते। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि जो हमारे हिस्टोरियंस हैं या पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, वो गांधी की ग्लोरिफिकेशन में कहीं ना कहीं नेहरू को विक्टिम बना दिए? क्योंकि नेहरू को उतना क्रेडिट नहीं मिला है। अभी नेहरू को, मतलब इवन जो गांधीयन है वो भी नेहरू को टारगेट करके लिख रहे हैं, ये मॉडर्न था, वेस्टर्न था, उस टाइप के पूरे में। जबकि गांधी जी हमारे फ्रीडम मूवमेंट के लीडर हो सकते हैं, लेकिन अगर मॉडर्न इंडिया के जो लीडर होंगे, फाउंडर होगा, तो नेहरू के विजन पे है, अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन पे। एब्सोल्युटली, मैं आपसे पूरा सहमत, मैं आपसे इसमें पूरा सहमत हूँ कि नेहरू के समय में खुद भी क्या हुआ
कि बाद में थोड़ा सा वो जो वंशवाद चालू जी, हुआ, जी। तो इसलिए कई लोगों ने नेहरू बिल्कुल। के योगदान पे ध्यान कम दिया। कम दिया। जब भी आप नेहरू के बारे में देखने जाएं तो मेरे ख्याल से ये एक तो गांधी, दूसरे नेहरू, तीसरे अम्बेडकर, ये तीन के आधार पे आधुनिक भारत की नींव बनी, ठीक है। और उसमें आप डिनाई नहीं कर सकते कि नेहरू का रोल भी उतना ही क्रूशल था, क्योंकि नेहरू ने तो फिर गांधी तो नहीं रहे बिल्कुल। और बाद में नेहरू रहे। नेहरू ने जिस प्रकार की नीतियाँ अडॉप्ट की, उन नीतियों के बगैर आज की हमारी इतनी तरक्की हो भी नहीं सकती थी। आपका पब्लिक सेक्टर इतना मजबूत था, अभी भी उसको अब आप उसको डिसमेंटल कर रहे हो जिसमें डेलिबरेटली। और वो स्टेट सोशलिज्म के प्रति जितनी कमिटमेंट नेहरू की थी, वो तो उसके बाद दिखाई नहीं दी उतना ज़्यादा। इंदिरा गांधी की थी, लेकिन वो जो चाटुकारिता होती है और जो पूरा वंशवाद का जो पूरा प्रतीक था, तो भाई इसीलिए कहना चाहता हूँ बार बार कि इंदिरा गांधी या उनके और जनरेशन की भूलों को या गलतियों के कारण से नेहरू के कंट्रीब्यूशन को कम नहीं आंका जाना चाहिए, उनको विलन न बनाया जाए। कम से कम वो जब तक नेहरू थे तब तक लोहिया और नेहरू कितने क्रिटिक थे एक दूसरे के, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जो है वो बहुत रिस्पेक्टफुली सुनते थे। और ये बात आपने बहुत अच्छी बताई कि भले वो एक दूसरे के क्रिटिक थे, जी जी, पर एक दूसरे का आदर सबसे ज्यादा वही करते बहुत ज़्यादा। और नेहरू का यहाँ डेमोक्रेटिक स्पिरिट दिखता है जी। आज जब वो बोल रहे हैं भारत माता की जय, सिडिशन लॉ वगैरह की बात में करते हैं। मुझे याद है कि एक CN अन्नादुरई जो जी जी तमिलनाडु जी, के थे, बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने पार्लियामेंट में नेहरू के सामने कहा कि हमें भारत में नहीं रहना। जी जी जी, अब वो कोई और होता तो उनके खिलाफ बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी एक्शन ले लेता। नेहरू जी उन पे मुस्कुरा दिए, डिबेट में उनको एंगेज किया। बाद में जो उनकी समस्या थी उसके पेरियार आधार पे- हमेशा से, पेरियार तो कभी भी इंडिपेंडेंस उसके स्ट्रगल को मारा नहीं उन्होंने बहुत समय तक। और आज की सरकार होती तो उनको जेल में डाल के उनको पता नहीं क्या क्या कितने आरोप लगा लॉ में लगा देती। पर वो नेहरू का ही ग्रेटनेस था कि वो तमिलनाडु में जो एलिनेशन हो सकता था, जी, जी, वो नहीं हुआ। मैं तो उसको उल्टा कहूँगा, तमिलनाडु में भी एलिनेशन आ सकता था। बिल्कुल बहुत समय तक एलिनेशन थी सर, हिंदी ये- इम्पोजिशन के मैटर पे था। और ये नेहरू के कारण ही है कि वो एक भाषा के तौर पे तमिलनाडु देश से अलग हो सकता था। ये आज के लोगों को शायद उतना अजीब सी बात लग रही होगी। राइट। और एक चीज और भी होता है कि जो ये पूरी जो पॉलिटी का मिलिटराइजेशन है इंडिया के अंदर आज हो रहा है, जिसमें जो पूरा जिंगोइज्म और टीवी चैनलों के जरिए, और क्योंकि आपको प्रसार भी करना है, कंट्रोल भी करना है हमारे रिसोर्सेज। आप भारत माता की जय बोल के हमारे पहाड़ कब्जा कर लो, आप भारत माता की जय बोल के आदिवासियों को अंदर कर दो, दलितों को कर दो, पब्लिक सेक्टर खत्म कर दो, रिजर्वेशन खत्म कर दो। ये सब चीजें जो खतरनाक हो रहा है कि ध्यान बटा करके जो देश के जो मुख्य मुद्दे हैं, जो इस आज करना चाहिए, आज सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और कम से कम जो एक्स्ट्रा जो कॉन्स्टिट्यूशनल लोग हैं, सरकार को लेजिटिमेट राइट है, दे हैव बीन इलेक्टेड ऑन द मैंडेट एंड वी रिस्पेक्ट दैट मैंडेट, लेकिन वी एक्सपेक्ट देम टू respect the constitution and take action against those who are like fringe element. अब ये जो आप जो बोल रहे फ्रिंज एलिमेंट, फ्रिंज है या मेन स्ट्रीम है, जो भी कहे, या गुरु है, उनका कोर एजेंडा है। कोर एजेंडा, कोर एजेंडा। और ये शुरू से जो लोगों में कंफ्यूजन, कई बार लोग फ्रिंज एलिमेंट शब्द यूज करते हैं। नहीं फ्रिंज नहीं है वो तो, अब तो बिल्कुल आपकी बात सही। अब ये और तो किया क्या, मैं एक और प्रक्रिया देख रहा था। अब ये जो भारत माता की जय का थोड़ा सा उदाहरण देखना बड़ा इम्पोर्टेंट कि लोगों में नफरत और पोलराइजेशन कैसे किया जाता है। स्टेज 1 मोहन भागवत RSS बोलते हैं कि लोगों को भारत माता की जय बोलना सिखाना पड़ेगा। उसको ऊपर लेके देवेंद्र फडणवीस बोलते हैं कि जो भारत माता की जो नहीं बोलेगा उसको यहाँ रहने का अधिकार नहीं। उसको आगे लेके रामदेव जाके बोलते हैं गर्दन काटने कि कॉन्स्टिट्यूशन बीच में है, नहीं तो कितनी गर्दनें कट जाती। तो अब ये जो तीसरी बात आई, ये आगे समाज में कैसे जाएगी, वो उसको लेजिटिमेसी किसको देगी। ये मैं इस बात को ये समझ रहा हूँ कि हमारे समाज में नफरत की भावनाएं कैसे आती हैं। जो बात RSS से निकलती है, लगता है ये तो ठीक है, इसमें क्या गलत है, भाषा तो ठीक ठाक है, कोई उन्होंने जबरदस्ती की बात तो की नहीं। पर इनका एक कन्वेयर बेल्ट, जी जी आप जो हिंदी में बोलिए, तो ये पूरे RSS का एक कन्वेयर बेल्ट है। RSS की शाखाओं से एक चीज़ निकलती है, उसको VHP, बजरंग दल, सरीके लोग दूसरी भाषा देते हैं। उनके खुद के लोग भी आप अगर देखिए, वो लोग आज कैबिनेट में भी बैठे हुए हैं जो नफरत की भाषा बोलते हैं। जी जी जी, हरामजादे रामजादे बोलते हैं। वो लोग MP भी हैं जो लोगों को लगातार पाकिस्तान भेजते रहते हैं। तो ये उनका एक, मैं तो कहूँगा एक मिला जुला एक। देखिए वहाँ पर भी आपको एक चीज बता दूं, वहाँ पर भी जाति बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। जी। मैंने कहा कन्हैया कुमार को पाकिस्तान भेजने के लिए किसी ने नहीं कहा, इवन मैंने जो कम्युनिस्ट प्रोक्लेम लेफ्टिस्ट, लेकिन क्योंकि उसकी जाति भूमिहार थी, इसलिए जो है बिहार के भूमिहार नेता सब चुप थे। गिरिराज किशोर ने एक सेंटेंस ने बोला
किसी, क्योंकि खतरा ये था कि यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं अब, और भूमिहार आपका सबसे मजबूत स्तंभ है, तो कहीं ना कहीं ये जो है बर्थ बेस्ड आइडेंटिटी को ज़्यादा मानता है। और वही उमर खालिद की आइडेंटिटी के कारण से एक एथिस्ट उमर खालिद को आप इस्लामिक जिहादी कन्वर्ट कर रहे हैं और पनिशमेंट दे रहे हैं। अब ये प्रोपोगेंडा भी कितना करते हैं आप, जैसे कन्हैया कुमार का अभी वो फोटो सर्कुलेट कर रहे हैं और उसके नीचे कहते हैं वो जो नारे लगाए गए वो नारे के आधार पे कन्हैया कुमार का फोटो सर्कुलेट कर रहे हैं। कन्हैया कुमार ने वो नारे तो लगाए नहीं। कन्हैया जैसे वो भारत के खिलाफ जो नारे थे कन्हैया कुमार के नहीं थे, पर इनका जो प्रोपोगेंडा मशीनरी है वो अभी पूरे जेएनयू को वो नारों से जोड़ना चाहता है। अभी तो बहुत गंदे गंदे नारे, गाली गलौज सब होता है। तो वो देखिए ये जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना, उस तरह से करना, ये दौर है जिसमें एक अच्छी गवर्नेंस, हम तो सीधे यही कह सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट लेवल पे हैं आप तो कम से कम ये जो इस प्रकार का जो एलिमेंट है वो सरकार की ही इंसल्ट कर रहा है एक प्रकार से। एक और बात देखिए अब, एक तो इनका ये प्रोपेगेंडा मशीनरी, दूसरा ये जो रोहित वेमुला का कांड हुआ, हत्या, उसके कारण जन प्रतिरोध बहुत बड़े पैमाने पर ऊपर आया। मुझे लगता है ये और भी ऊपर जाता, इसको जेएनयू के मामले का थोड़ा उसको रोकने की कोशिश। बिल्कुल। देखिए वो जो भी वो इस टाइप का एलिमेंट होता है जो इस प्रकार के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इशू पे काम करता है, उसमें बहुत लोग नहीं आते हैं। वो कश्मीरी भी आया होगा तो 5-10 एलिमेंट आया होगा जो भी आता है, उसको इन्होंने पूरा नेशनलाइज कर दिया अपने वोट के चक्कर, जानबूझ के। दो कारणों से, कोई एक तो उनको रोहित वेमुला का अल्टरनेटिव इशू निकालना, हाँ बिल्कुल, और दूसरा एक भावनात्मक मुद्दे को खड़ा करना। लेकिन राम भाई मैं इसमें और आगे जा रहा हूँ। मेरे को जो पूरा लग रहा है स्ट्रेटेजी जो मेरे को लग रही है, आप देखिए कि इस मेरे को लग रहा है कि जो क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन इंडिया में है उनको खत्म किया जाए, ताकि प्राइवेटाइजेशन के वैसे भी उन्होंने शुरू कर चुके हैं, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। इसमें 3-4 चीज़ें मैं काउंट करना चाहता हूँ जो जिस प्रकार मेरे को ये लग रहा है कि हर जगह जाके आग लगाओ उसके बाद प्राइवेट कर दो, तो प्राइवेटाइजेशन से क्या होगा कि जो दलित आदिवासी पिछड़ी जाति का बच्चा जो रिजर्वेशन के जरिए थोड़ा बहुत आ रहा है वो नहीं आ पाएगा। और पूरा जो अभी आपने देखा कि टाइम्स ऑफ इंडिया एक बेनेट यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर रहा है नोएडा में, वो कहता है कि हम 15,000 से 20,000 बच्चे पढ़ेंगे। ऐसे ही रामदेव ने कहा कि मैं भी एक यूनिवर्सिटी स्टार्ट करना चाहता हूँ दिल्ली के अंदर। ऐसे ही श्री भी करेंगे। तो सारे लोग और जो फॉरेन से आने वाले हैं यहाँ पर एलिमेंट, तो वहाँ 3rd क्लास यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनको वहाँ जगह नहीं मिलती, वो इधर अपना कैंपस खोलेंगे। तो एक बड़े लोगों के लिए अलग एलिट इंस्टीट्यूशन यहीं हो जाएंगे। एक और बात मैं समझना चाहता हूँ जेएनयू के इंस्टेंस से, इन्होंने जेएनयू को चुना बदनाम करने के लिए, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी को चुना। भाई चांस देखिए कि देश की टॉप 10 यूनिवर्सिटी में तीसरा और चौथा नंबर। जेएनयू का मैं रोमिला थॉपर का इंटरव्यू देख रहा था जी, और उन्होंने ये बताया कि जेएनयू में उन्होंने एफर्मेटिव एक्शन, रिजर्वेशन जी पूरे तरीके से लाया। मोर देन 70% ऑफ पीपल रूरल बैकग्राउंड, इकोनॉमिकली पुअर, सोशली ओबीसी, दलित सबसे ज्यादा है वहाँ पर। 60% लड़कियाँ हैं जी, 60% लड़कियाँ हैं। इट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट कि ये जो कहते हैं कि भाई हम जब रिजर्वेशन देते हैं तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ये सबसे बात मैं इसका ध्यान लगाना चाहता हूँ। बिल्कुल। इसका उल्टा नतीजा आ गया कि जब आप इसको इस प्रकार की नीतियों को लगाते हैं तो आपकी क्वालिटी बढ़ जाती है। मेरिट का भी वो तो, ये तो मेरिट तो एक बड़ा ढोंग, एक झूठ है। जेएनयू से अच्छी यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल से हो नहीं सकती, एटलीस्ट इंडिया में तो कोई नहीं। इंडिया में को, और शुरू में लोगों ने कहा ये लोग वहाँ पढ़ने जाते हैं कि राजनीति करने जाते हैं। अब उसमें जब आप एकेडमिक अचीवमेंट आपका इतना है, मैक्सिमम ब्यूरोक्रेट्स को आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, मैक्सिमम एकेडमिक्स को कंट्रीब्यूट कर रहे हो, मैक्सिमम रिसर्च को कंट्रीब्यूट कर रहे हो, और उसी के साथ मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि जेएनयू में जैसे हम कॉलेज में पढ़ते हैं तो बड़ा सिर पे बोझ रहता है, यार पढ़ाई करना है, एग्ज़ाम आई वो आई। मैं जब जेएनयू के लेक्चर्स के और बाकी मीटिंग्स को देखता हूँ, सबसे अच्छी बात मुझे लगता है कि लोग भाषण भी देते हैं और जो उसमें उनका आनंद, जी उत्सव, हर बार मुझे एक उत्सव की फीलिंग आती है। ऐसा नहीं लगता कि यार ये स्टूडेंट बेचारा पढ़ाई के बोझ से दबा जा रहा है। उसमें वो जो कार्ल मार्क्स का एक सेंटेंस मुझे जरूर याद आता है कि रिवोल्यूशन इज अ फेस्टिवल ऑफ मासेस। मतलब एक अलग लेवल पे ये क्रांति लोगों का एक उत्सव है। तो उत्सव देखना, तो मैं वो जो कन्हैया कुमार के नारे होते हैं और जो स्टूडेंट्स का प्रतिवाद है, इतने आनंद में मैं एक चीज, आपकी पढ़ाई कितनी अच्छी होगी। मेरे को इतना अभी जो रोहित वेमुला से लेकर के कन्हैया था, अभी कन्हैया कुछ बोल रहा ज्यादा, तो हमने ये भी बोला कि भाई जरा थोड़ा सी नियंत्रण करके रखिएगा।
क्योंकि टीवी में अब आप स्टार बन चुके हैं तो आपका कोई भी चीज़ वो पिकअप कर लेंगे और उसी को लेके वो घुमाते रहेंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि रोहित वेमुला से लेके कन्हैया कुमार, उमर खालिद या जो और स्टूडेंट्स हैं, उनके आर्टिकुलेशन कितने क्लियर हैं। क्या बात है, क्या बात है। मतलब आप देखिए कि वो सब जो हम बोल रहे हैं कि यंग एज में भगत सिंह सोचते थे कि सेक्युलर, सोशलिस्ट, इंक्लूसिव, नेशनलिस्ट इंडिया, वो सारा का सारा उनके आर्टिकुलेशन में। अब देखिए ये खैर किसी के ज़्यादा ग्लोरिफिकेशन नहीं करना चाहिए, इनको बहुत लंबी उम्र मिले और बहुत काम करें। कन्हैया कुमार ने जो राजनीतिक समझ बताई है उसका कोई जवाब नहीं है। और भगत सिंह से तुलना कुछ लोगों ने की है तो वो एक अलग बात है। पर उन्होंने जिस प्रकार से देखा कि भाई आज जब समाज में इस प्रकार की राजनीति बढ़ रही है तो दो प्रकार के कैंप हैं, एक डेमोक्रेटिक और एक नॉन डेमोक्रेटिक। और जो डेमोक्रेटिक कैंप है उसको एक दूसरे का हाथ पकड़ना पड़ेगा, सॉलिडेरिटी में एकता के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। ये कितनी गहरी बात है जो समझने में कई बड़े बड़े चिंतक सही बात जीवन लगा देते हैं कि भाई आज के समय में वामपंथ और ये जो अम्बेडकर विचार और राष्ट्रवादी और इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो पूरे इन आंदोलनों से नजर आई, जो 50 साल में नहीं हो पाया था, वो 89 के बाद थोड़ा थोड़ा जो है कास्ट जो है वो पब्लिक डिस्कोर्स में आने शुरू हुई थी जब मंडल कमीशन लागू हुआ। और अभी तो पूरा मनुवाद मुर्दाबाद जो पब्लिक में आया, आरएसएसवाद मुर्दाबाद भी आ गया, ज्यादा आना चाहिए। तो इतना जो पूरा जो पब्लिक डिस्कोर्स में मतलब ये चीजें जो कवर अप थी। एक हमारे मित्र बात करते करते बताया कि जेएनयू में जो पूरा ये मामला हुआ है क्योंकि जेएनयू में बहुजन जो पॉलिटिक्स थी वो काफी आगे आने लगी थी। अभी अपने मिथकों को ढूंढ रहे थे, महिषासुर जयंती मनाते हैं, सारे जो आपने मिथ बनाए हुए हैं उनको चैलेंज हो रहा है। और चैलेंज हो रहा है तो इनको लग रहा है कि अब पूरी हमारी संस्कृति को चैलेंज हो रहा है। तो जिनको आपने असुर बनाया इतने सालों तक, वो असुर क्या अपनी ह्यूमिलिएशन को एक्सेप्ट करेंगे क्या? इवन व्हेन दैट इज माइथोलॉजी को भी माइथोलॉजिकल बेसिस से चैलेंज करना पड़ेगा। जैसे महिषासुर की आपने बात की, महिषासुर के मैंने 3 इंटरप्रिटेशन अभी देखे दुर्गा के। एक तो दुर्गा देवी है जो शक्ति की प्रतीक है। दूसरा ये देखा कि एक दुर्गा को खड़ा किया गया असुरों से लड़ने के लिए, यानी ये एक प्रतीक थी जो यहाँ लोग आए, यहाँ स्थापित करना चाहते थे, इसको खड़ा किया गया क्योंकि असुरों को हराना मुश्किल था। इसीलिए उसने उसके जो विवाह करके जो साथ में रह के उसकी हत्या की। और तीसरा भी एक है, वो भी अपने आप में रोचक है। वो क्या है कि यहाँ की कई नारीवादी आंदोलन दुर्गा में एक पितृसत्तात्मक व्यवस्था के विरोध की आवाज को निकलते हैं। मुझे लगता है सभी सेलिब्रेशन करना चाहिए उसका सबको करना चाहिए। जैसे रामायण है, हंड्रेड्स ऑफ रामायण है, 400 उसके वर्जन है। बिल्कुल, अब वो तो सेलिब्रेट करते हैं। आदिवासी कुछ अपने तरीके से मनाते हैं, कुछ ब्राह्मणों ने अपने तरीके से मनाया, यादव कुछ अलग तरीके से मनाया। तो ये तो इंडिया की डाइवर्सिटी है। और डाइवर्सिटी में देखिए महाराष्ट्र में दिवाली जो है बाली का राज आएगा। राइट, बाली का राज। तो वो बलिराज की तुलना करते हैं कि भाई बढ़िया राज होगा, इक्वलिटी का होगा, पीड़ा जाओ बाली से राज। तो हर जगह पे जो है, मैं बार बार ये बोलता हूँ कि हमारे जो मेन फेस्टिवल्स हैं दिवाली, होली, ये फेस्टिवल भी हर जगह अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन है। बुद्धिस्ट में भी इसमें दिवाली सेलिब्रेशन होता है। ये प्रॉब्लम यही है ना कि आरएसएसवाद का ये प्रॉब्लम है। आरएसएसवाद मेरे ख्याल से एक नया शब्द जो मिला है उसको इस्तेमाल कर, वो एक इसमें मोनोलिथिज्म चाहते हैं। A.K. रामानुजम का जो एसे था रामायण को हटा दिया जो दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसमें उसने बताया कि जब भी एक रामायण नहीं बनती है तो एक अंगूठी ऊपर से नीचे गिर जाती है। उन्होंने इसको बहुत अच्छे से तरीके से। मेरे को एक बात रामानुजम के एसे से याद रही, कब जैसे हनुमान, उनकी पूजा होती है एक ब्रह्मचारी के रूप में। आप अगर थाईलैंड में जाओ तो थाईलैंड में रामकिन नाम की रामायण चलती है। रामकिन रामायण में हनुमान एक गृहस्थ है जिनका घर औरतों से भरा पड़ा है। और इतने कितने प्यारे वर्जन्स रामायण के भी हैं। मैंने कंबोडिया में रामायण देखी है, तो अलग अलग है, इंडोनेशिया में अलग अलग है। हनुमान डांस ये है कि जैसे इंडोनेशिया में है एक्सेप्ट हुआ, मतलब जो हिंदुइज्म के भी ट्रेड्स है वो इस्लामिक उसमें एक्सेप्ट हुए हैं। दैट शोज कि जैसे मुस्लिम लड़कियां देवी नाम उनके आगे लगता है। तो यहाँ पर क्या होता है, कई जो जैसे भारत माता वाला भी जो वर्ड था उसमें कई लोग ओवैसी जैसे लोग जो अननेसेसरी जो है, लीगल पोजीशन उनकी बिल्कुल सही है, लेकिन एक हमको कोई सलाम वालेकुम बोलता है, हम वालेकुम सलाम बोल देते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे बोलने में। तो कई बार जो है संघ के जो पूरा इस प्रकार का जो एजेंडा है उसको हम लोगों का भी रिजिडिटी से ताकत मिलती है। आई डोंट थिंक कोई बोले भारत माता की जय तो किस प्रकार की बात है। तो मैं एक जगह एक टीवी चैनल में गया तो उन्होंने कहा कि साहब यहाँ जरा मतलब लंदन में तो वो इनका क्या नाम है अपने रविदासी लोगों का
जी। तो उन्होंने कहा कि भाई जय गुरुदेव की बोलना, या ग्रीटिंग, हमने कहा जय भीम, उन्होंने जय गुरुदेव की, फिर जय भीम बोलना, अब ज़्यादा बुद्धिज्म नहीं बात करना है। तो हमने कहा चलिए ठीक है, जरा हमने कहा जय गुरुदेव, हमारे गुरुदेव तो डॉक्टर अम्बेडकर है और रविदास भी गुरुदेव हो गए, तो कोई बात नहीं। तो ये भी थोड़ा सी जो एक्सट्रीमिस्ट पोजीशन लेकर के, ये मेरे ख्याल से कई लोगों को शंका है कि ओवैसी जो करता है उसके पीछे कोई चाल है। किसी ने उसको पूछा तो था नहीं, और कोई मतलब भी नहीं था बात बनाने कोई ऐसा बात बताने का, वो चुप भी रहता तो चलता था। पर एक दोनों तरफ से प्रोवोकेशन असल में क्या मेरे को ऐसा लगता है कि जो रिलीजियस राइट्स हैं वो जानते हैं कि जो इश्यू हम उठाएंगे उस पर कोई ना कोई जो है ये बोलेगा कि हमारे धर्म में ऐसा नहीं है, और उसके कारण से जो है ये बात उठेगी, और फिर जो पोलराइजेशन, ये मुसलमानों में भी सब ये कोई नहीं, सब बहुत सारे। मैं एक बड़ा प्यारा उदाहरण देता हूँ A.R. रहमान का। जी जी जी, उसने जो गाना बनाया है माँ तुझे सलाम, जी जी, वो भी कर रहा है, कुछ और लोग भी इस प्रकार से करते हैं। तो ये भारत माता की जय, मैं जैसे कहता हूँ अब नेहरू की भारत माता से मुझे कोई एतराज नहीं है। जी जी जी, नेहरू की भारत माता, मैं उसको लेके चलना चाहता हूँ। अब वो लोग उसमें बड़ी हुई और भी चीटें निकालेंगे, भारत माता है कि पिता है, हाँ वो तो सावरकर ने तो बोला कि इंडिया माय फादरलैंड पितृभूमि मानते हैं, तो वो भी एक अपना चक्कर का बात है। ठीक है, वो बोलता है पितृभूमि बोलो, मातृभूमि बोलो, हम लोग को मातृभूमि भी बोलते हैं, हम बोलते हैं जननी जन्मभूमि से स्वर्गादि गरीयसी है, संस्कृत में था कि भाई जननी जो है जन्मभूमि से पूरा जो उनका, यहाँ के लोगों को देखना ज्यादा जरूरी है। हाँ और ये रियल एस्टेट का मामला फिर से आ गया कि लोगों के रियल को जब हम देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप उसको माता कहो, पिता कहो, जब आपको उसमें आदिवासी दिख जाएगा, जब आपको दलित दिख जाएगा। आपने एक बात की उसमें थोड़ा जोड़ना चाहता था, इंडोनेशिया वाला। जी, इंडोनेशिया में मुझे पता चला, इंडोनेशिया के सबसे बड़े जो मौलाना थे या हैं, उनका नाम है मौलाना विष्णु। अच्छा, एक बार मैं खुद इंडोनेशिया गया, वहाँ किसी कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत सालों पहले, तो रिसेप्शन पे गया, तो रिसेप्शन पे लड़की थी जो खड़ी थी, उसके यहाँ नेम प्लेट लगी थी मीरा। हाँ, वो देवी भी लगाते हैं, देवी, और दूसरी लड़की का नाम था तीरा। तो मैंने कहा तो अच्छा आप लोग हिंदू हैं, सो यू आर हिंदू? बोले नहीं हम तो मुस्लिम हैं। बैंकॉक में एक बार गया तो वहाँ मैंने हनुमान डांस देखा। जी जी, अब ये चीजें जो सांस्कृतिक कल्चरल एक्सेप्टेबिलिटी होती है, लोग करते हैं और करना चाहिए। और ये जो भारत माता का सवाल आया, इसमें भी जो मेरे ख्याल से इसको इसको करने का कोई मुद्दे बनाया गया है। इमोटिव मुद्दे बनाने में एक तरफ भागवत और एक तरफ ओवैसी, दोनों ने कॉन्ट्रीब्यूट। इमोशन भड़काओ लोगों के और काम मत करो बस। हम तो बोलते सब लोग भारत माता की जय बोला, आप हमको 15 लाख रुपए दे दीजिए भाई। आपने जो प्रॉमिस किया, काफी लोगों ने बोला कि आप नौकरी दे दीजिए लोगों को, भारत माता की जय आप लोगों को हम 10 बार बोलेंगे, रोज सुबह शाम जपेंगे। नौकरी तो दो, हाँ नौकरी दो, लोगों को गरीबी खत्म करो, महाराष्ट्र में पानी खत्म, वाटर राइट्स हो रहे हैं। तो देवेंद्र फडणवीस साहब को जो है वो यहाँ के मराठवाड़ा के किसानों की आत्महत्या कैसे रुके और पानी लोगों को कैसे मिले लाटूर में, उसकी चिंता करनी चाहिए। किसी ने ये पॉइंट किया क्योंकि वो किसानों की आत्महत्या नहीं रोक सकते, पानी नहीं दे सकते, इसलिए भावनात्मक मुद्दा खड़ा कर रहे हैं। किसान भारत माता की जय नहीं बोल रहे इसका मतलब। तो एक बड़ा बहुत तो ये जो राम भाई अभी जो पूरा जो उभार आप देख रहे हैं, राजनीतिक उभार, छात्रों का खासकर जो प्रतिरोध जिसको हम बोल रहे हैं, इस प्रतिरोध के बीच में भी बहुत सारी चीजें अब डालनी शुरू हुई हैं, जो अंतर्द्वंद जिसे बोलते हैं, अंतर्विरोध, मतलब दलितों के, आदिवासियों के, या दलित या जो दूसरे प्रगतिशील लोग हैं सब मिलकर के जो करना चाहते हैं, जो बोलते हैं कि भाई दलितों का, दलित पॉलिटी का किसे लगाव होगा नहीं होगा, क्योंकि अकेले तो कोई नहीं लड़ सकता, ना तो दलित राजनीति अकेले आरएसएस से भिड़ सकती, ना ओबीसी के अलग से अकेले से भिड़ सकती। भिड़ने के लिए तो एक कंबाइन एफर्ट करना पड़ेगा और बड़ी मॉन्यूमेंटल एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सारे इंस्टीट्यूशन भी खतरे में है, सारी हमारी एजुकेशन पॉलिसी खतरे में है, हमारे हिस्ट्री खतरे में है, और जिस प्रकार की दीननाथ बत्रा की हिस्ट्री है वो आके पढ़ेंगे तो फिर माइथोलॉजी ही पढ़ते रहेंगे। किस प्रकार से आप मतलब इस फ्यूचर को देखते हैं कि हम क्या करें, हमको कैसे, हम वो अंतर्विरोध को कैसे हम दूर करेंगे? देखिए, एक सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ हमारे बीच के लोग हैं जो इमीडिएट सत्ता चाहते हैं, एमएलए बनना है, एमपी बनना है, वो उनका गोल है। उन लोगों से हमारी समस्याएं हल नहीं होंगी। बिल्कुल, हमारी समस्याएं हल होने के लिए जो हमारे सामाजिक आंदोलन हैं, हमारे सामाजिक आंदोलनों की धार को पैना करना पड़ेगा, उनकी शार्पनेस को बढ़ाना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, ये आंदोलनों में भी जो एक अंग्रेजी का वाक्य है, यू कैन मार्च सेपरेटली या बट यू शुड स्ट्राइक टुगेदर। अगर आपको अलग चलना है तो चलिए, पर जब आपको एक बार आंदोलन करना है तो आपको मिलना पड़ेगा। और यहाँ आज तो मुझे लगता है कि जो हमारा मिनिमम कॉमन, कम से कम प्रोग्राम बनने की जरूरत है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये होना चाहिए
कि अगर आपका और हमारा लोगों का अगर हमारा कुछ चीज़ों पे सहमति है, वो सहमति का आधार 2-3 हो सकता है जी। धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, भारतीय राष्ट्रवाद। ये 3 आधार पे जो आंदोलनों में समानता है, उनको एक कार्यक्रम की एकता पे ऑर्गेनाइजेशनल यूनिटी नहीं जरूरत। बिल्कुल बिल्कुल। संगठनात्मक एकता की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना संगठन रखिए, आप अपना संगठन रखिए। जहाँ तक कार्यक्रम है कि ये आज दलित पे अत्याचार हुआ है, किसानों की आत्महत्या हुई है, उसमें सब लोगों को साथ रहना चाहिए। यानी कि दलित पे अत्याचार हो तो दूसरे ज्यादा बोलना चाहिए, ज्यादा माइनॉरिटी को तो ज्यादा लोग बोलें। एक यहाँ बम्बई में कोशिश हुई थी, बहुत ज़्यादा नहीं बड़ी, और वो कोशिश थी हम आज़ादियों के हक में नाम का एक हमने प्लेटफॉर्म खड़ा रख करने की कोशिश की। उसका आइडिया क्या था कि भाई ठीक है, यही आइडिया थी आज़ादी, आज़ादियों के हक में, कि जहाँ तक आप लोग अपने अत्याचारों के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं उसमें सब लोग साथ में आएंगे जी। नंबर 1। नंबर 2, जहाँ हम सकारात्मक आंदोलन करेंगे उसमें भी लोग एक दूसरे का मदद करेंगे, वो महिला आंदोलन हो, आदिवासी आंदोलन हो, मजदूर आंदोलन हो, दलित आंदोलन, ये एक आने की ज़रूरत है। और उसमें सबसे बड़ा खतरा जो मैं देखता हूँ वो उन लोगों से है जो फौरी सत्ता के लिए, फौरी सत्ता कौन सी, राजनीतिक सत्ता, चुनावी सत्ता के लिए इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। अगर हम उनसे बच सकें और आंदोलन के मुख्य मुद्दों को सामने ला सकें तो मुझे आजकल थोड़ी उम्मीद बढ़ रही है कि जिस प्रकार से रोहित वेमुला के बाद नौजवानों में, नवयुवतियों में या स्टूडेंट्स में एक प्रकार का उभार आ रहा है, एक प्रकार का रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का एक जो स्वर उभर रहा है, इसमें मुझे एक उम्मीद दिख रही है। और ये स्वर में एक सेक्टेरियनिज्म नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी बात ये बहुत अच्छी बात कि ये इससे परे संकीर्णता से परे जाके समाज में सब लोगों के मुद्दों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करें, और इस जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। यही बात है जो हमारे लोकतंत्र को और हमारे आम लोगों के अधिकारों को भविष्य में बचाने की कोशिश कर सकती है। और जिन चीज़ों के लिए भगत सिंह, अंबेडकर जैसे लोगों ने सपना देखा था, उस रास्ते पे जाने के लिए ये आंदोलन और मजबूत होना चाहिए। बाकी लोगों ने इस आंदोलन के साथ अपनी आवाज़ में आवाज़ मिलाना चाहिए, और वही एक रास्ता है। हाँ, मुझे तो लगता है कि जो बिल्कुल आपने सही पॉइंट किया कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हमारा होना जरूरी है, और उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ में जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ दलित, आदिवासी या माइनॉरिटीज़ के लिए, वो है, और गरीबों के लिए भी, वो है कि वेलफेयर स्टेट का जो धारणा है और स्टेट सोशलिज्म, जिसको मैं बोल रहा हूँ कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारे स्टेट पॉलिसी के हैं, हमको एक चीज़ तो जरूर करनी चाहिए कि सारे राजनीतिक दलों से ये कमिटमेंट मांगनी पड़ी कहीं ना कहीं कि भाई ठीक है, पॉलिटिक्स तो आप कर रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों पे आपके क्या ओपिनियन है? क्योंकि अभी जो रिजर्वेशन के नाम पे जो झगड़ा कर रहे हैं उससे भी रेजोल्यूशन होने वाला नहीं है, क्योंकि आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं लेकिन रिजर्वेशन का छुनछुना सबको पकड़ा रहे हैं। आपने नौकरियां खत्म कर दी हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि जाटों को भी देंगे, मराठा को भी देंगे, अब पाटीदार को भी देंगे, मतलब सारे को दे करके एक साजिशन आप ये कहना चाहते हैं कि रिजर्वेशन खत्म कर दो। कुल मिला करके अल्टीमेटली वो बड़ी जातियां हैं वो भी एक दबाव डाल रही हैं कि रिजर्वेशन को खत्म कर दिया जाए, ताकि एजेंडा जो है पाटीदार ने किया। हाँ जी। तो हमको जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है वो कि भाई जैसे किसानों पे खतरा है, किसानी को लॉस मेकिंग बना करके उसके अंदर कॉर्पोरेट को घुसाया जाए, एक सबसे बड़ी साजिश है। आदिवासियों को उनके जंगल से खदेड़ा जाए, वहाँ पर माइनिंग के माफिया बैठा दिए जाए, ऐसे करके जो है शिक्षा टोटली प्राइवेटाइज कर दी जाए, और ताकि जो है जो दलित, जो आदिवासी, जो पिछड़ा, जो अभी थोड़ा बहुत आए इन इंस्टीट्यूशंस के जरिए और चैलेंज कर रहे हैं पूरी मेरिट को, वो वहाँ तक ना पहुँचे। तो ये सारी चीजें, और इसको पूरा भ्रमजाल को हटाने के लिए बाबाओं की फौज लगाओ, ताकि वो आपको केवल 108 अफीम देते रहें और आप जो है बाकी सवाल मत करो। और दूसरा सवाल अगर कहीं पर छूटता है तो फिर राष्ट्रवाद के नारे, क्रिकेट के राष्ट्रवाद के नारे, तो धर्म से ज्यादा अफीम तो क्रिकेट हो गया इस देश के अंदर। मतलब क्रिकेट को जो है मार्क्स अगर आज की डेट पर तो शायद ओपिनियन बदल देता है। एक अफीम है तो दूसरा भांग है। हाँ हाँ हाँ, मतलब बॉलीवुड और क्रिकेट ये दोनों अफीम में भांग हो गए, क्योंकि वो सिनेमा जो साहिल लुधियानवी का था, जो शैलेंद्र का था, जो दिलीप कुमार का था, वो तो आज के दौर का नहीं है। तो ये आज तो ये और वो चीज़ों को इंजेक्ट करते जा रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि ये जो छात्रों का आंदोलन था, ये जो जहाँ पर भी लोग खड़े हो रहे हैं अपने अपनी जगह पर, वो एक उनका कॉमन प्रोग्राम तो है ही कि स्टेट सोशलिज्म होना चाहिए,
और धर्म जो है वो व्यक्तिगत मामला है, निजी मामला। और स्टेट को धर्म से बिल्कुल अलग होना पड़ेगा। चाहे हज की सब्सिडी हो बंद करो, और चाहे बद्रीनाथ और वैष्णो देवी का मैनेजमेंट हो, वो सब स्टेट का उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इसमें एक थोड़ा सा मैं जोड़ना चाहूँगा, स्टेट का लेना देना वही होना चाहिए जहाँ आपको ट्रांसपोर्ट का सवाल है, हाँ जी बिल्कुल, हेल्थ का सवाल जी, है, जी। क्योंकि कई बार मैनेजमेंट का सवाल है, जहाँ पर पुलिस है, या कि जैसे ये मेले में कई बार जी, 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 हजारों लोग बिल्कुल, मारे जाते बिल्कुल, हैं, कॉलरा हो जाता है, हाँ, वो चीज़ें सरकार को बिल्कुल, देखना चाहिए। बाकी आपको जो धर्म का हाँ, करना है, उसके धर्म के लोग बहुत हैं, बाबा बहुत लोग है, करते और रहते हैं। उन बाबाओं को वहीं तक सीमित रखो। उनको जो है उन बाबाओं से आप अगर स्पिरिचुअलिज्म लेना चाहे तो ले लीजिए, जितना ले सकते हैं, लोगों का लेकिन उनसे बाकी ज्ञान मत लीजिए कि हमारे देश की पॉलिटिक्स कैसे चलनी है। तो नेहरू के समय तक तो ये बात बिल्कुल नहीं, ईमानदारी बिल्कुल से सही चली बात। थी, उसी को लाने की। और आपने जो विद्यार्थियों के बारे में और नौजवानों के बारे में आंदोलन की बात कही है, मुझे लगता है कि ये इसका एक सप्लीमेंट्री आंदोलन की भी ज़रूरत है जी। सप्लीमेंट्री, यानी इसका पूरक आंदोलन ऐसा होना चाहिए जो समाज में संस्कृति के आयामों को जी, जी। पुनर्परिभाषित बिल्कुल करे। बिल्कुल बिल्कुल। पुनर्परिभाषित ऐसा मुझे लगता है, पहले हमारे नुक्कड़ नाटक थे, गीत थे, फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छे तो गाने ऐसे हैं। कुछ जो हमारे क्लासिकल चीजें जी, हैं। जी, जी, जी। कई बार मुझे लगा था इवन ये जो हमारे श्याम बेनेगल का जी, सीरियल जी। है, भारत की खोज, बहुत है, और तमस बहुत है, प्यारी चीजें देश हैं, मसानी का तमस था। पूरी एक लिस्ट है फिल्मों की, बहुत अच्छी थी। जी, नसीब, जी, नमो, बिल्कुल, गरम बिल्कुल। हवा, मिस्टर मिसेस अय्यर, पड़ोसी। आप वो श्री 420 देखेंगे साहब, तो पूरा मैंने इतने बेहतरीन फिल्म थी राज कपूर की। जागते रहो। जी जी, जागते रहो। तो ये एक हमने एनकरेज करना चाहिए फेस्टिवल्स का। जी जी जी, और ये फिल्म दिखाएं, फेस्टिवल्स में ऐसी फिल्म, ये फिल्म दिखाएं, ये पॉपुलर फिल्म है, बहुत लोगों को अट्रैक्ट और करेगी। ये देखिए पॉपुलर कल्चर में बहुत चीज़ें आती हैं। जी, जी। जैसे हमारे दोस्त चारुल और विनय हैं, जी, जी। उन्होंने बहुत अच्छे गीत लिखे हैं मानव अधिकारों। जी जी। फिर ये अच्छी फिल्में हैं, आनंद पटवर्धन, राकेश जी, जी, शर्मा, बिल्कुल, बिल्कुल। और हमारे ये बहुत सारे मतलब दोस्त क्योंकि हैं। राम भाई बात हो रही है कि रोज रोज हमको नया मुद्दा दे दिया जा रहा है, और रोज रोज हमको देशभक्ति का नया स्लोगन पकड़ाया जा रहा है कि आज तुम गाय माता की जय बोलो, कल तुम भारत माता की बोलो, परसों दुर्गा माता की बोलो, अगले दिन किसी और चीज की बोलो, अगले दिन गाय माता को भारत माता हाँ। बोलो। तो ये सारी चीजें जो है रोज रोज जो है इनके किसी के जुबान जो है नियंत्रण में नहीं है, और शायद जो है वो संविधान क्योंकि काम उसको काम करने वाले जो एलिमेंट है वो अपनी ड्यूटी उसको सही से नहीं कर रहे हैं। नहीं तो जो लोगों को धमकाए भड़काए उनका वो भी किसी देशद्रोह से कम नहीं है। तो इसमें मैं इसमें ये जोड़ना चाहूँगा कि ये जो विद्यार्थियों का उभार दिख रहा है बहुत स्वागतीय योग्य है। इसके साथ एक पूरक उभार होना चाहिए, वो है जन संस्कृति का। जी 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 बिल्कुल। और जन संस्कृति में ये जो लोकगीत हैं, जी जी जो लोक नई परंपरा चीज़ें है हैं, पुरानी। हमारे जो नए बहुत जी, साथियों ने बहुत सुंदर फिल्में, डॉक्यूमेंट्री जी, फिल्में जी, बनाई जी, हैं। इसके क्लब बनने गांव-गांव, शहर-शहर, मोहल्ले-मोहल्ले में बनना चाहिए, और नई टेक्नोलॉजी जो है उसका उपयोग करके जी, इसको जी। ये करना चाहिए। और एक और चीज़ जो मुझे बहुत ज़रूरी लगती है कि आज सोशल मीडिया पे दक्षिणपंथी लोग बहुत हावी हैं। हमने एक कॉन्शियस तरीके से सोशल मीडिया में ट्विटर, फेसबुक, इसके माध्यम से जो सही बातें हैं उन बातों को प्रसारित करने की ज़रूरत है। तो जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं वो अगर इसको लें और इसमें अच्छी बातों को प्रचारित करने के लिए, सच्चाई की बातों। जी जी बिल्कुल। अब मैं देख रहा था कि अब कन्हैया कुमार के ऊपर लगाया जा रहा है कि भारत की बर्बादी के नारे वो बोल रहा है, तो उसके जवाब में कन्हैया कुमार की स्पीचेस क्या हैं, फॉर्चुनेटली वो बहुत अच्छी है, उनके टुकड़े टुकड़े बना के व्हाट्सएप पे डाले जाएं, और वो बहुत डले भी हैं, वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन मैं जब मैं 1990 के दौर को देखता हूँ, जब मंडल कमीशन का आंदोलन चला था, तो मंडल के दौरान तो वामपंथियों ने भी थोड़ा जाति चरित्र दिखाया था अपना। मैं उस दौरान दिल्ली में था और पूरी चीज़ों को देख रहा था। मैं कई संपादकों से मिला, कई एकेडमिक से बातचीत किया, जो एक तरफ तो बहुत ज़्यादा जो थे क्या नाम है प्रोग्रेसिव थे, लेकिन दूसरी तरफ जब मंडल का रिजर्वेशन का सवाल आता था तो उनके जो थॉट थे बहुत रिग्रेसिव थे, काफ़ी बहुत खराब था। उसने जो है दलितों को और जो पिछड़ी जाति के जो हमारे छात्र हैं, युवा हैं, लोग हैं, उनको जो है एक गैप डाला है। अभी भी विपिन चंद्रा को जो है लोग भूल नहीं सकते हैं इस संदर्भ में, क्योंकि उनका जो ओपनली ही वॉज प्रोफेशनली एंटी मंडल, और बहुत पूरा जो 1984 के दंगों के बारे में जो उनका ओपिनियन था बहुत सही नहीं था। तो इस प्रकार से जो हमको सेक्युलरिज्म को कांग्रेस बीजेपी से बाहर बहुत ऊपर एक दर्जा देना पड़ेगा कहीं ना कहीं पर। और वो जो मैं बोलूँ कि जो भगत सिंह, नेहरू या पटेल, सॉरी डॉक्टर अम्बेडकर के सोच में उसको ढालना पड़ेगा। सही बात है। स्टेट शुड रिमेन न्यूट्रल टू पर्सनल, हमारे पर्सनल डोमेन में। आप हमको ये ना बताएं कि आपको क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे रहना है।
ये इंडिविजुअल का राइट है। ये बात मैं यहाँ थोड़ा आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। वीपी, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो है हमीद अंसारी, अभी उन्होंने बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने लेक्चर दिया। जी। कोर्ट ने सेक्युलरिज्म की परिभाषा तय करनी पड़ेगी। मेरे को लगता है कि मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि कोर्ट को सेक्युलरिज्म की भी और एक प्रकार से आदर्श भारतीय नागरिक की परिभाषा आप कर दें। क्यों मुझे रोज हम आंसर देते थे, थक गए इस चीज को लेकर। क्योंकि ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एक वाइस प्रेसिडेंट को जी, बोलना पड़ रहा है, एक बहुत बड़ी बात कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज को आप फिर से सामने रखो। जी। मतलब उन मूल्यों पे बहुत हमला हो रहा है। तो ये मूल्यों को लाने के लिए रिलीजन एज ए पर्सनल मैटर, जो गांधी ने कहा था, अब इसमें मुझे सबसे बड़े आइडियल, तो एक तरफ गांधी दिखते हैं और एक तरफ मौलाना अबुल कलाम आजाद दिखते हैं। दोनों धार्मिक व्यक्ति और दोनों पूरे सेक्युलर। और तीसरी तरफ ये भी देखिए कि जिन्ना को देखिए, कोई धार्मिक नहीं था, सावरकर कोई धार्मिक नहीं था, और दोनों कम्युनल थे। तो ये फर्क लोगों तक ले जाना जरूरी है कि धर्म का और धर्मनिरपेक्षता का कोई अंतर विरोध नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का अंतर विरोध है तो उस बात से है कि जहाँ राज्य सरकार धर्म के नाम पर लोगों को बढ़ावा देती है, कार्यक्रम को ये करती है, उसका हमको विरोध। दोनों चीजों का वो करना पड़ेगा कि एक तरफ तो कम से कम ब्रॉडर लेवल पे कि स्टेट को जो है, स्टेट शुड रिमेन न्यूट्रल और सेक्युलर इन कॉन्टेक्स्ट। बाकी जो है धर्म जो है व्यक्तिगत चीज है। और दूसरी तरफ जो है स्टेट इतना लिबरल बने कि जो धर्म को क्रिटिक करने की भी हमारी फ्रीडम उसको एक्सेप्ट करे। ये नहीं हो कि धर्म के नाम पे भी ब्लास्फेमी लॉ यहाँ पर लग जाए कि वो कल बांग्लादेश में एक ब्लॉगर मारा गया है फिर। तो इस प्रकार से जो है एक चीज को लेकर के जिस तरह से हो रहा है, हमारे लिए कोई, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी यहाँ पर ऐसे एलिमेंट है जो हमको बोलता है कि तुमको लिंच कर देना चाहिए, मार देना चाहिए, पाकिस्तान भेज देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, उनका रोल मॉडल सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया है, पाकिस्तान। और वो सब ये चाहते हैं कि जैसे पाकिस्तान में या सऊदी अरब में, पाकिस्तान में तो इतना नहीं है अभी, लेकिन सऊदी अरब में जैसे सड़क पे लिंचिंग होती है, कोड़े लगते हैं, ये चाहते हैं कि भारत में ऐसी हो। तो हमने जब ये इतनी बात करते तो खुद भी जरा उधर ही डाले ना। तो इस प्रकार की जो स्पीचेस होती है, जैसे एक बार अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐसा कहा जी कि अगर फौज नहीं होती तो हम कर देते हैं, तो खतरनाक स्पीच। उसको 2 महीने के लिए जेल में जी रखा। जी। तो बाबा रामदेव को 2 महीने के लिए जेल में क्यों नहीं रखते? ये जो हेट स्पीच क्लॉज है जी उसको ईमानदारी से लगाना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ जो प्रधानमंत्री इसका छुपे रूप से समर्थन करते हैं, तो इसको आप कैसे? जहाँ आप कम्युनिटीज के क्या बोलते हैं, पूरा खत्म करने की या कम्युनिटी के खिलाफ बात करने की बात कर रहे हैं, वहाँ हमको हेट स्पीच करना है। लेकिन रिलीजन को चैलेंज, रिलीजन जो टेक्स्ट है उसको क्वेश्चन करना को हेट स्पीच ना बोले, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा उसी पे आरोप लगते ना। वो तो है। अगर आसानी से हमने कुछ बोल दिया तो बोला जी ये तो क्रिटिक कर रहे थे इन्होंने, इनको भेज दो। हम तो एक छोटी छोटी किताबों से डर जाते हैं, चाहे सलमान रश्दी की किताब हो, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर की रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म हो, तस्लीमा नसरीन की हो। तो यहाँ तो हर एक की भावनाएं जल्दी आहत हो जाती है। वो तो कहते हैं कि फ्रीडम स्पीच का मतलब होता है भावनाओं को आहत। हाँ बिल्कुल। ऑफेंड, राइट टू ऑफेंड हमारा राइट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद राम भाई आपसे बात करके। और ये पूरा जो ऐसे लोगों की संख्या बढ़नी चाहिए, हम उम्मीद करते हैं जो भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर और ज्योतिबा फूले और जो एक बड़ी हेरिटेज है भारत की, उसको लेकर के चलें और उसको ओन करें। क्योंकि ये बार बार बोलने वाले लोग हैं कि जो भारत में जो है धर्म के बगैर रह नहीं सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी यहाँ की विरासत है जो बिल्कुल तर्क की है। तो उम्मीद करते हैं कि लोग जो है उस विरासत को आगे बढ़ाएंगे और सांप्रदायिकता से मुकाबला वही लोग कर सकते हैं। सही समझ। बिल्कुल सर, बहुत बहुत थैंक यू।